जैसे ही आप साइकेट्री के बारे में बात करते हो, पहला जो पॉइंट माइंड में उठता है वो है पागलपन। मैक्सिमम लोग जो बिना साइकेट्री की बात किए उनको ट्रीट कर सकता है, क्योंकि सोसाइटी में आप ये डेटा शेयर नहीं कर सकते कि आप साइकेट्रिस्ट से मिले। सो कॉल्ड आपको बिना पागल लेबल किए हुए ट्रीट कर सकते हैं। साइकेट्री के अंदर कितने कितने आयाम हैं। अच्छे साइकेट्रिस्ट की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है ये डिटरमाइन करना कि ये जो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं ये मेडिकल कारणों से तो नहीं हो रहे। मन को कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रेन में शायद कुछ केमिकल्स में चेंजेस हो रहे हैं और उन केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी सोच बदल गई। कई बार अभी माँ बाप बोलते हैं कि तुम लोगों को कितना टेंशन लेते हो, हमारे ज़माने में तो चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। इज इट एक्चुअली ट्रू, और जस्ट लाइक अदर डिजीजेस की पहले वो डायग्नोस नहीं होते थे, अभी डायग्नोस हो रहा है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज, ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो बरसों से चली आ रही है। तो ऐसे में व्हाट इज योर टेक ऑन नॉन साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिकेशंस? अगर 1-1.5 लाख पेशेंट है और एक साइकेट्रिस्ट है तो वो अकेला क्या कर लेगा। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि क्या वो पेशेंट समझेगा कि साइकेट्री नीड है इसमें। Now we are living in an era of AI and digital age. What do you think कि future lies ahead, or in terms of diagnostics? टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ बेटर वी क्रिएट आवर ओन एआई ताकि वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को आगे रखे। How depression can actually result to physical symptoms? फिजिकल सिम्टम्स में जो 2 मेजर फिजिकल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन में हमेशा आते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड एपेटाइट डिस्टर्बेंस। What about mother baby separation anxiety? क्योंकि कई बार न्यू मदर्स को ये होता है कि मेरे से बच्चा दूर तो नहीं चला जाएगा। मदर को सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड हॉलोनेस तो फील होगा, तो वो सेपरेशन का फियर और डिस्कनेक्ट तो वो फील होगा ही होगा। ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है। बच्चों को स्ट्रेस के साथ डील करना आता ही नहीं है। उनको स्ट्रेस डील करने का जो रेजिलियंस है वो हमने बिल्डअप ही नहीं होने दे रहे। If we just give a simple advice to parents, how to make their kids resilient? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। डॉक टॉक शो के इस एपिसोड में हम ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद फिजिकली तो एग्जिस्ट करता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रेन और मन को एक चीज मानोगे तो गलत है ना। डॉक टॉक शो के इस एपिसोड में आज वेलकम करते हैं डॉक्टर समीर कलानी को, हु इज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, एंड आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। हाय सर। थैंक यू। सो यहीं से शुरू करते हैं कि मन को कैसे डिफाइन करते हैं? मन को डिफाइन करना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि हमारी सोच क्या है, हम कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच पैदा हो रही है। सोचते सोचते कहाँ से उसमें इमोशंस जुड़ जाते हैं। इमोशंस के जुड़ते ही साथ ही कुछ चेन ऑफ थॉट्स भी आती हैं, कुछ चेन ऑफ आपके बिहेवियर्स भी आते हैं, व्यवहार आता है। तो ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं इसमें, सोच, इमोशन, मन और आपका व्यवहार, एक्शन। और ये एक तो बहुत बड़ी जिज्ञासा रही है, क्यूरियोसिटी रही है कि स्पेसिफिकली कहाँ से पैदा हो रहा है। सो कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर आज तक किसी को मिला नहीं है। थ्योरीज होती हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हर आदमी एक थ्योरी बताता है। ब्रेन में शायद कुछ केमिकल्स में चेंजेस हो रहे हैं और उन केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी सोच बदल गई या आपका अपनी सोच पे कंट्रोल छूट गया। सबसे कॉमन केमिकल जिसकी बात होती है आजकल सेरोटोनिन की बात होती है, बट अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ब्रेन में सुई डाल के सेरोटोनिन का लेवल चेक कर पाना, ये बता पाना कि बढ़ गया, कम हो गया, क्या रेफरेंस रेंज है, जितना आसानी से हम आजकल लैब के टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं है। तो फिर जो कई लोग हैं वो इस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब दवा दे रहे हो, सेरोटोनिन की बात कर रहे हो, बट सेरोटोनिन है कहाँ, उसका लेवल क्या है, दवा वास्तविकता में क्या कर रही है, किसी को नहीं मालूम। सो वेल, अभी हम हॉस्पिटल के लेवल पे बाद में आते हैं। पहले अगर हम सोचें कि मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम्स का एक्चुअली बर्डन कितना है सोसाइटी में, और इसका कुछ जनरल डेटा, बिकॉज सभी कोई परेशान है, बट परेशान होने से इस लेवल तक कि वो बीमारी पे पहुंच जाए, वो लाइन कहाँ पे खिंचती है? सो बीमारी हम मानसिक स्वास्थ्य में जब हम बीमारी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ
किसी एक में या तीनों में या दोनों में डिसरप्शन आ जाए और आपको समझ में आता है कि हाँ अब मेरे को इन सिम्टम्स की वजह से अब नुकसान हो रहा है, अब मुझे एक बाउंड्री क्रॉस हो गई जहाँ पे मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं और सिम्टम्स जो हैं अपनी सीमा से बाहर हो गया, तो वो बीमारी का रूप ले लेते। बीमारी का जो फिगर है आज की डेट में, अगर ग्लोबली आप चले जाओ और 5% के करीब किसी भी समय पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो साइकेट्रिक इलनेस से अफेक्टेड है। इलनेस लेवल पे, कि मतलब वो उनके इलनेस लेवल पे पर्सनल बिहेवियरल इन चीज़ों को अफेक्ट कर चुकी है, अफेक्ट कर चुकी है। और अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे इलाज की ज़रूरत है। इलाज का मतलब काउंसलिंग भी होता है, तो इलाज का लेवल आ चुका है। और ये फिगर्स जो है, अगर वैसे आप देखोगे परसेंटेज में तो इतना नहीं समझ में आता, बट अगर आप ये देखोगे आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड में सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा फिगर्स वाली बीमारी होती थी, आज से 8-10 साल पहले चले जाओ तो वो हार्ट की बीमारियाँ थी। कार्डियक इलनेसेस वाज नंबर 1 और डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं वो नंबर 2 था। कुछ सालों से डिप्रेशन नंबर 1 इलनेस है वर्ल्ड की आज की डेट में। क्या जो रैपिड पेस ऑफ इवोल्यूशन हो रहा है, चाहे मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं, इसका इफेक्ट है या पहले भी कई बार अभी माँ बाप बोलते हैं कि तुम लोगों कितना टेंशन लेते हो, हमारे ज़माने में तो चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। इज इट एक्चुअली ट्रू, और जस्ट लाइक अदर डिजीजेस की पहले वो डायग्नोस नहीं होते थे, अभी डायग्नोस हो रहे हैं? सो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज़, ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो बरसों से चली आ रही। उनके जो फिगर्स हैं उसमें परसेंटेज प्रेवलेंस जो है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। ओके। अगर सपोज़ करो एक एल्डरली के ऊपर एक डेटा निकला, उसमें निकला कि 15 से 20% लोग 60 इयर्स की एज के ऊपर डिप्रेशन में जाते, 70 आते आते वो 35% के करीब फिगर हो जाता है, और जैसे ही 80 इयर्स की एज क्रॉस होती है तो फिगर चेंजेस टू अबाउट 55 to 60% ऑफ द पीपल। सो ये फिगर्स सो दे हैव अ क्लिनिकल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, और ये रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट। और ये फिगर्स ओवर द ईयर्स चेंज नहीं हुए, बट एल्डरली का जो पॉपुलेशन बेस है वो बढ़ गया। जितने लोग 80 प्लस है आज की डेट में, और आज से मतलब 40-50 साल पहले वो नहीं होते थे उतने, आज बहुत ज़्यादा है। आज जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ एक अलग डोमेन बन चुका है। सो बिकॉज वी आर लिविंग लॉन्गर, यस, सो ओवरऑल अवर जो हमारा जो क्वांटम ऑफ पेशेंट है, करेक्ट, वो बढ़ेगा। ओके, सो इसलिए इट कैन रिफ्लेक्ट कि पहले तो नहीं होते थे, करेक्ट, क्योंकि पहले उस एज के लोग ही नहीं होते, विजिबिलिटी कम थी। बट नाउ दिस इज अबाउट द एल्डरली, नाउ वी टॉक अबाउट द यंगर पेशेंट्स। सो आजकल मेरा घर में आई रिमेम्बर एक छोटा सा बच्चा, वो कह रहा है मम्मा मुझे स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस तो जब छोटे तो शायद वर्ड ही होता होगा, लेकिन स्ट्रेस तो वर्ड ही नहीं आता। सो हैज मेंटल हेल्थ आल्सो बिकम अ फैशन इन स्पेशली यंगर पॉपुलेशन? सो ये बड़ा कॉमन पॉइंट आ जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नीडल बेस्ड टेस्ट नहीं है जिससे कि हम ब्रेन के लेवल्स चेक करें। क्योंकि ऐसे टेस्ट नहीं है, तो हम न्यूरो डेवलपमेंट, बच्चों में डेवलपमेंट की बात आती है, न्यूरो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट नहीं कर पाते जो कि ऑब्जेक्टिव हो। स्कैन्स भी कुछ खास केमिकल लेवल पे बताता नहीं है हमें। मैं लोगों को जो एग्जांपल देता हूँ जिससे आप रिलेट करेंगे, सो जब अपने टाइम पे, सपोज मैं अपनी बात करूँ तो 5th स्टैंडर्ड में स्कूल में अगर मेरे को चश्मा लगा तो मुझे आज भी याद है कि मैं चारों सेक्शन में दूसरा बच्चा था जिसको चश्मा लगा था, और वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं खुश था कि मैं पहला नहीं हूँ, मैं दूसरा हूँ। कि कोई कहता था चार आंखें, चश्मे, सो बुलिंग होती थी। सो वो बहुत अच्छे से मुझे याद है। और आज मैं जब स्कूल जाता हूँ अपने टीचर से मिलने, अपने पुराने स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे सबसे मिलता हूँ, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में, तो 5th स्टैंडर्ड में बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे चश्मे लगे हुए। तो ऐसा क्या इन छोटे बच्चों ने देख लिया या ऐसा क्या एक्सपोजर मिल गया उनको कि चश्मे लग गए? सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं, एंड आईज एज यू नो हमारे मेडिकल साइंस में इज अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। जो रेटिना है या जो आई का जो एक्सटेंशन है इज अ डायरेक्ट ब्रेन एक्सटेंशन, इट इज़ नॉट अ नर्व जो ब्रेन से निकल रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है? सो देर आर चेंजेस एंड डेवलपमेंट हैपनिंग एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
ये मेरी सोच है कि हमारा ब्रेन डेवलप कर रहा है और उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और जब कोई चीज़ डेवलप करती है तो क्या चाहिए होता है उसको? फ्यूल चाहिए होता है। सो फिजिकल लेवल पे ब्रेन की जो नीड है वो बढ़ गई है, रादर देन सेइंग कि ये एक बीमारी है। बच्चों में डेवलपमेंटली, आई गिव एन एग्जांपल। सो लेट्स से आज से 10 साल पहले मैंने एक बच्चे को ट्रीट किया। उसको मैंने डायग्नोस किया कि इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है, पैनिक अटैक भी हो रहे हैं, और एपेटाइट लॉस भी है। सो ये बहुत क्लियरली साइकेट्रिक डोमेन में आ गया। यहाँ पे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के बियॉन्ड चला गया। अब जब हमने उनको ट्रीट किया, दवाइयाँ दी, साल 1.5 साल में रिकवरी के साथ साथ दवा भी बंद हो गई, तो आज 8-9 साल हो चुके हैं और उस व्यक्ति को, बच्चे को, उसकी ग्रोथ हो रही है और उसको दवा पे दोबारा जाना नहीं पड़ा। वो सिम्टम्स फिर कभी लाइफ में उसको फेस नहीं करने पड़े। तो बीमारी कहाँ थी फिर? कहीं ना कहीं ये एक डेवलपमेंटल नीड है। और ये हाइपोथेसिस लेते हुए कि हमें दोबारा से, अगर हमने इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट किया तो हमें दोबारा से फिर इलाज की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डेटा हमारा एडल्ट ग्रुप में, एल्डरली ग्रुप में, अक्रॉस द बोर्ड प्रूव हो रहा है। So once you've taken treatment, then you're probably not going to require it. अगेन, सो ट्रीटमेंट का स्टार्टिंग, उसका इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट एंड उसका क्लोजर अगर फिजिकल लेवल पे होता है, बायोलॉजिकल लेवल पे होता है, तो वो दवाइयाँ फिर दोबारा कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम जो रिलैप्सेस होते हैं, मैक्सिमम टाइम, बेशक बच्चों के केस में ही, मैक्सिमम टाइम जब हमें बच्चे बार बार साल 2 साल वापस आते हैं हमारे पास, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो हमने दवाइयाँ प्रीमेच्योरली बंद कर दी। Okay. थेरेपी, काउंसलिंग एक अलग डोमेन हो जाता है, जहाँ पे आप अपने कोपिंग स्किल्स इंप्रूव करते हो, स्किल सेट इंप्रूव करते हो। दैट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, कि आपने एक बार स्किल सेट सीख लिया तो ज़िंदगी भर रहेगा। दवा तो लिमिटेड डोमेन के लिए, अगर ढंग से बंद की जाती है, प्रॉपरली बंद की जाती है, दोबारा आप उस पर आते नहीं हो। तो ये डेटा जनरेट नहीं हो रहा। So एक डिस्क्लेमर कि मैंने एक और एपिसोड में भी बोला था, एज ए MBBS जब हम लोग लगभग 20 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो साइकेट्री का उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या तो स्किप कर देते हैं या फिर किसी तरीके से बस पास होने के एटीट्यूड से पढ़ते हैं। और क्लिनिकल पोस्टिंग तो शायद किसी किसी इंस्टीट्यूट में ही होती है, अधिकतर जगह नहीं भी होती है। ऑल्दो जैसे ही हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, देन एक सीनियर डॉक्टर और एक यंग डॉक्टर में जो मेजर अंतर होता है, दैट इज दिस स्किल ऑफ टॉकिंग टू समबडी, दैट साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, खुद का, पेशेंट का और सिनेरियो का करना, ये स्किल सबसे बड़ी स्किल हो जाती है, विच सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर डॉक्टर्स जिनकी कहते हैं प्रैक्टिस नहीं चलती है। सो कमिंग बैक टू द साइंस ऑफ साइकेट्री इटसेल्फ, आई नो इट्स अ ह्यूज ब्रांच। अगर आपको नॉर्मल पब्लिक को समझाने के लिए जस्ट क्लासिफाई करना हो कि साइकेट्री के अंदर कितने कितने आयाम हैं, इसके कितने कितने पार्ट हैं, तो कैन वी डू दैट? सो हम लोग साइकेट्री को अगर डिवाइड कर लें, अगर हम जैसे किसी भी इलनेस के कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, तो वैसे पूरी फील्ड भी डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में कोई मास है और हम उसको ट्रीट करना चाह रहे, तो सवाल उठता है कि क्या मैं किसी सर्जन के पास जाऊंगा, क्या मैं किसी फिजिशियन के पास जाऊंगा, क्या मैं उसकी लोकेशन के बेस पे किसी ENT के पास जाना ENT, है, गैस्ट्रो, गाइनी, कहाँ पे जाके वो लोकेशन, तो उससे वो डिसाइड होता है। ब्रेन में जब हम साइकेट्री डोमेन में आते हैं, तो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है, ये डिटरमाइन करना कि ये जो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, ये मेडिकल कारणों से तो नहीं हो रहे। Okay. जैसे एक आपके पास OPD में क्लाइंट आता है और वो सपोज करो 3 रात से सोया नहीं है और वो अजीब अजीब बातें कर रहा है, तो जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आप ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्या कोई मेडिकल रीज़न तो नहीं है इस ऑनसेट के पीछे, कि आप तो उसको सिम्टम बेस पे कह देंगे कि हाँ इसको साइकेट्रिक कंडीशन हो रही है इस समय, क्योंकि सिम्टम्स वैसे दिख रहे हैं, बट बाय चांस 3 दिन पहले उसको बुखार था जिसके लिए उसने एंटीबायोटिक खाई, एंटीबायोटिक खाने के बाद रिएक्शन हुआ, 3 रात से सोया नहीं है, एंड अभी ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड है, तो इट वाज द एंटीबायोटिक विच वाज द कल्प्रिट। सो एक डोमेन हो गया जिसको हम न्यूरोसाइकेट्री कहते हैं, Okay. कि ब्रेन में जो फिजिकल रिएक्शन फिजिकल एस्पेक्ट से हुआ,
जिसकी वजह से साइकेट्री सिम्टम्स आए। सो एक हो गया ऑर्गेनिक, ये एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी डिसऑर्डर के लिए, चाहे वो मतलब एक्चुअली कुछ है जिसकी वजह से वो सिम्टम्स हो रहे हैं। करेक्ट, इट कुड बी अ एक्सटर्नल मेडिसिन। आजकल यंगस्टर्स में हम देखते हैं एक्यूट साइकोसिस होता है, कैनबिस यूज इतना बढ़ गया है सोसाइटी में, और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको लीगलाइज करने के बाद यहाँ पे एक मिथ पैदा हो गई है हमारे यंगस्टर्स में कि ग्रीन स्टफ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। Suddenly, so I'll say last maybe few months, I've suddenly seen that surge of the gummies, or so they have been legalized now in India. सो अभी लीगलाइज नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे फार्माज उसको फूड प्रोडक्ट की तरह, मेडिकल डोमेन में ना लाके फूड प्रोडक्ट की तरह, और ये क्लेम करके कि THC कंपोनेंट हमने हटा दिया, जैसे CBD ऑयल या गमीज को अगर प्रमोट कर रहे हैं, बैंड नहीं है पर लीगलाइज भी नहीं है। और साइकेट्रिक प्रैक्टिशनर के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना कैनबिस इंड्यूस्ड, चाहे CBD ऑयल भी हो, कितना कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस जितना कॉमन है, उतना तो वैसे साइकेट्रिक इलनेस कॉमन नहीं है उतनी। सो ये जितने मूड एलिवेशन, आई गो इनटू ट्रांस, और करेक्ट, नो, सो लोग कई बार उसको कि ठीक है आई डोंट ड्रिंक बट दिस इज समथिंग न्यू कूल स्टफ, सो ग्रीन स्टफ ओके, कि भाई ये तो हार्मफुल नहीं है। सो दिस कम्स अंडर द न्यूरो साइकेट्री, आप इसको ऑर्गेनिक हम वर्ड यूज करते हैं। ओके, देन कम्स सेकंड कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं फंक्शनल साइकेट्री। इसमें आप जब आप ढूंढते हो और आपको कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलता कि जिस वजह से ये एपिसोड हुआ है या जिस वजह से ये सेट ऑफ सिम्टम्स पैदा हुए, तो फिर आप आ जाते हो साइकेट्री डोमेन में, जिसको हम लिमिट करते हैं ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस के तक। okay. 3-4 मेन केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरिपेनेफ्रिन, एसिटाइलकोलाइन, इन सब का आपस में इंटरप्ले होता है और इनके सर्किट्स। बट यू सेड कि इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। ओके, और फर्स्ट स्टेप है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम नाप सके। हाँ, जब हमने वो रूल आउट कर दिया तो अभी हम साइकोलॉजिकल डोमेन में नहीं गए, अभी हम उससे पहले साइकेट्री फिजिकल डोमेन में ही हैं। बट ये जो फिजिकल डोमेन है ये ऐसा है कि दिस इज नॉट एक्सेसिबल टू अस फिजिकली। नीडल बेस्ड केमिकल ड्रॉ कर पाना इस एरिया से, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स में से, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल डैमेज द ब्रेन। और वो केवल केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मुन्ना भाई जो मूवी थी, हाँ, उसमें जो केमिकल लोचा वाली बात हुई, वर्ड हुई, जिसमें वो विजुअल हेलुसिनेशन लिंक टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, तो वो जो हेलुसिनेटरी फिनोमेना था वो केमिकल रिएक्शन था। तो सोसाइटी में कम से कम मीडिया की अवेयरनेस की वजह से, हाईलाइट करने की वजह से, हम साइकेट्री को आज की डेट में केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा बोल के एक्सप्लेन कर पाते। बट यहाँ पे माय क्वेश्चन इज कि सब व्हेन यू सेड कि ऑलरेडी जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन हम नहीं चेक कर सकते नहीं क्लिनिकली, बट ये फिर फैक्ट्स आए कहाँ से? हाउ सर रिसर्च लेवल पे भी सारा कुछ सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे जब पहली एंटीबायोटिक फाइंड हुई थी तो बार्क ऑफ द ट्री कॉजिंग पेनिसिलिन वहाँ से पैदा हुई कि हाँ बैक्टीरिया को मार सकती है, और वहाँ से वो चीज़ पैदा हुई और पेनिसिलिन बना और एंटीबायोटिक्स के फिर इजाद हुए। सो एक्चुअली एक तरह से ट्रायल एंड एरर से शुरुआत वहाँ से धीरे धीरे रिफाइन होता गया। अब उसको रिफाइन करते गए, और अब क्या है, जैसे बायोफिजिक्स एक फील्ड है जिसमें मेडिकल फार्माकोलॉजी वाले भी करते हैं, जिसमें वो केमिकल स्ट्रक्चर, किसी एक दवाई का केमिकल स्ट्रक्चर को यूज करके उसमें डिजाइनिंग करते हैं। ओके, और फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। सो पहले फिर एनिमल में जाएगा। करेक्ट, फिर वो उससे ये चेक किया जाता है कि कौन से सपोजिटली कौन से ट्रांसमीटर को इफेक्ट कर सकती है। ओके, इस तरह से ट्रायल्स होते हैं। इंटरेस्टिंग। सो दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल कि बहुत सारे ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो अभी भी शायद आसपास ही एग्जिस्ट करते हो, लेकिन पता नहीं कि वो हमारे लिए यूजफुल हैं कि नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे गायनेकोलॉजी में 9 मंथ्स के लिए फीमेल प्रेग्नेंट है और फोलिक एसिड यूज़ की जाती है। सो एक कंपनी ने सोचा कि फोलिक एसिड में, क्योंकि हर दवाई का एल और आर एनेंटियोमर निकाल रहे कि एल एनेंटियोमर जो है इफेक्टिव है और आर जो है उसमें साइड इफेक्ट्स है, तो उसको साइड कर लिया। तो एक कंपनी ने निकाला एल मिथाइल फोलेट।
एजेंडा वॉज टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट ऑन द फीटस, बच्चे में प्रेगनेंसी में 9 महीने फोलिक एसिड खानी है तो उसका भी एक बेटर वर्जन निकाल लेते हैं फोलिक एसिड का। सो एल मिथाइल फोलेट लॉन्च हुआ और वो गायनी में यूज़ होना शुरू हो गया। सप्लीमेंट है, स्पेसिफिक सप्लीमेंट है। अचानक से ये नोटिस किया गया ट्रायल्स में कि जिन फीमेल्स को एल मिथाइल फोलेट दिया गया उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होने लगे, उनकी स्लीप बेटर होने लगी, उनका डिप्रेशन कम होने लगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस होता है। वो डेटा जनरेट होने लगा वहाँ से। सो इस मॉलिक्यूल को फिर साइकेट्री में रीलॉन्च किया गया बाद में, और आज की डेट में हम इसको बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सेरोटोनिन की जो दवाइयाँ हैं, जो सेरोटोनिन लेवल इंप्रूव कर रही है ब्रेन में, उसमें नर्व लेवल पे, ब्रेन लेवल पे रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव करने के लिए हम एल मिथाइल फोलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट क्वालिटी भी है। सो इस तरह से बहुत सारे क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं। सो बहुत सारी इतनी मेडिकेशंस जो ऑलरेडी जा रही हैं, सो दैट इज वाई अ गुड रिसर्च इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इन इंडिया, लॉट ऑफ प्लेसेस रिसर्च की क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती है, एंड दैट्स वाई वैसे कि बहुत सारे डेटा जो जनरेटेड इन इंडिया और लॉट ऑफ अदर कंट्रीज वो डिफंक्ड हो जाते हैं। एंड गेटिंग टू दिस फाइन डिटेल कि हम उसको किस चीज़ के लिए दे रहे थे, एंड सडनली नोटिसिंग कि डिप्रेशन और कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम दैट। So this was psychiatric domain, जो न्यूरोकेमिकल हो गया, न्यूरोकेमिकल, which is not detectable by any physical test. First was the neuropsychiatry. First was neuropsychiatry. Detectable. This is neuropsychiatry. Pure neurochemical. Okay. Psychiatry. Okay. Psychiatry actually अगर आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट से के पास जाना है तो अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि we are now going to talk about neurochemicals. Okay. We are not talking about physical factors. और ज़्यादातर होता भी ऐसा कि साइकेट्रिस्ट के पास आप फर्स्ट स्टेप पे नहीं पहुँचते, फर्स्ट स्टेप पे आप फिजिशियन किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाते हो जो पर्टिकुलर ऑर्गन से डील करता है। जैसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है IBS की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गट मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इम्बैलेंस इन गट, स्ट्रेस लेवल्स की बात की जाती है। तो आप गैस्ट्रो को दिखाते हो, उसके बाद फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो जब गैस्ट्रो रूल्स आउट द गट प्रॉब्लम, तब देन यू गो टू द नर्व, द न्यूरोकेमिकल। न्यूरोकेमिकल के चेंजेस जब हम डिटेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, या हम इनिशियल स्टेज पे ही हमें लगता है कि न्यूरोकेमिकल चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो हमारी एक्सपर्टीज भी है टू डिटरमाइन कि यहाँ इस मरीज को दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट डोमेन आ जाता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नर्व को तंग तो कर रहे हैं बट फिजिकली डैमेज नहीं कर रहे। तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे साइकोलॉजी इज द पावर ऑफ द ट्रू पावर ऑफ द ब्रेन, जिसमें कॉन्शियसनेस के साथ साथ सबकॉन्शियस लेवल भी आता है। which पूरी दुनिया is trying to make AI then AGI. करेक्ट। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ये उनके डोमेन में आ जाता है। Okay. सो यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोलॉजी डोमेन को चेक करते 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 न्यूरोनल फंक्शनिंग भी डिटेक्ट कर सकते हैं। Okay. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, विजुअल भी हो रहे, ऑडिटरी भी हो रहे, टैक्टाइल भी हो रहे, हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो साइकेट्रिक इलनेस में फिट नहीं बैठता, तो कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो हमें ये जानना है कि ब्रेन में कोई रिसेप्टर में, जहाँ पे डोपामीन का रिसेप्टर होता है, वहाँ पे कहीं कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं हो रहे जो अभी MRI स्कैन में नहीं आ रहे, केमिकल के लिए हमारे पास टेस्ट नहीं है, तो कहीं वो साइकोलॉजिकल डोमेन से पैदा तो नहीं हो रहे। तो देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड रोशाक। A4 साइज़ की शीट होती है, उस पर इंक के धब्बे होते हैं और वो आपको दिखाए जाते हैं, और जब आप उसको देखते हो तो आपका ब्रेन एक डेटा जनरेट करता है। अब उसमें कोई येस एंड नो आंसर नहीं है कि भाई डू यू वांट टू डू दिस और नॉट, कि आपके वर्ड से वो मैनिपुलेट हो सके। इंक के धब्बे हैं, एब्स्ट्रैक्ट सी इमेज है, एंड व्हेन यू लुक एट इट यू गेट एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इस रोशाक वॉज अ साइकेट्रिस्ट जिसने ये टेस्ट बनाए थे, और वो डेटा आज की डेट में कम्युनिटी में इतना कम्युनिटी बेस्ड आउटकम से, अगर जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो बीमार हैं, जो ठीक है, उन सब की
एक्सपीरियंसेस से वो डेटा को जब आपने कोलेट किया तो आपको एक रेफरेंस रेंज मिल जाती है। ओके। और उस रेफरेंस रेंज से जब आप कैलकुलेट करते हो किसी भी इंडिविजुअल का रिस्पांस, तो आप उससे ब्रेन में एक्चुअल चेंजेस बता सकते हो। सो इस तरह का डेटा जनरेट होने से न्यूरोसाइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजी के टेस्ट बन चुके हैं। कुछ इससे मुझे एक याद आया कि आई थिंक 3-4 साल पहले एक बहुत ही फेमस ड्रेस थी विच वॉज फ्लोटिंग कि उसका कलर क्या है, एंड सम पीपल यूज्ड टू लुक एट इट गोल्डन है और किसी को वो ब्लू ब्लैक दिखती थी। डू यू नो दिस? सो दीज काइंड्स ऑफ विजुअल थिंग्स कि जिसका एक्चुअल कलर कुछ लोगों को ये दिख रहा है और कुछ को अलग दिख रहा है, हाउ डज दीज थिंग्स हैपन? इज इट समथिंग साइकोलॉजिकल? करेक्ट। सो आपके साथ, हमारे सबके साथ, जब हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स देखते हैं, आर्ट देखते हैं, तो हमारी सबके साथ प्रॉब्लम क्या है? उस डेटा का एनालिसिस करके एक मीनिंगफुल आउटकम नहीं हम क्रिएट कर पाते फॉर एन इंटरेस्ट एंड फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पसेस और फॉर somebody who may feel something about that particular object is ultimately वो एक एक्सपीरियंस की तरह वो काउंट किए जाते हैं। लाइफ में बहुत सारे आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। एक जगह बहुत लोग एकत्रित हुए और एक लेक्चर सुना, सपोज करो भागवत पे लेक्चर सुना या किसी और तरह का कोई आपने प्रवचन सुने। नियरली एवरीबडी विल हैव देयर ओन मीनिंग टू दैट प्रेजेंटेशन। जब वो घर जाएंगे तो कहेंगे हाँ वो आज हमने एक लेक्चर सुन के आए, उसमें हमें ये चीज़ें समझ में आई, और वही वर्ड का दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और मीनिंग हो सकता है। But see that मतलब पर्सनल इंटरप्रिटेशन that's हमारा is it all that also happens on the visual level? हर लेवल पे होता है। देखिए, ब्रेन के इंटरप्रिटेशन के लिए इनपुट जो है वो 5 सेंसेस से आ रहा है, एंड देयर मे बी अ सिक्स्थ सेंस। आपने सिक्स्थ सेंस के बारे में बहुत कुछ सुना भी है। देयर मे बी अ सिक्स्थ सेंस विच वी कांट क्वांटिफाई। 5 सेंसेस को तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह के क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपीरियंशियल टेस्ट है जो कम से कम इस डोमेन तक तो आ गए कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को तो बता सकता है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, TAT। TAT एक ऐसा खास टेस्ट है जो आपके सबकॉन्शियस का कंटेंट बताता है। ओके। फॉर एग्जांपल आपको कॉन्शियसली मैं पूछूंगा कि आपका आपके पिताजी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, तो आप मुझे कुछ भी डेटा दे सकते हैं। मेरे लिए एज अ प्रैक्टिशनर ये रेलेवेंट है कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो क्या आपकी ब्रेन की वास्तविकता से मैच कर रही है कि नहीं। क्योंकि जो आप मुझे बताएंगे इज योर इंटरप्रिटेशन, इज योर कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन। यू मे टेल मी द राइट थिंग, यू मे नॉट टेल मी द राइट थिंग, यू मे नॉट इवन नो व्हाट इज द राइट थिंग। तो जब हम TAT का कार्ड आपको दिखाते हैं और उसमें स्टोरी मेकिंग होती है, वो स्टोरी बनाते 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 हम आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और हम आपको फिर बाद में बताते हैं कि देखिए आपके और आपके फादर फिगर जो आपके माइंड में है, जो आपकी साइकी में है, उसका ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। टेल इट बाय एग्जांपल, क्योंकि सच बताऊं मेरे लिए इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो व्यूअर्स के लिए इज गोइंग टू बी। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ पर्सन, कोई पेशेंट स्टोरी, हाँ, सो आई टेल यू, वी हैव अ पर्सन XYZ एंड वो आते हैं, हमें कहते हैं कि देखिए हमारे साथ आज से 10 साल पहले ये घटना घटी और मेरे साथ इस तरह का अब्यूज़ हुआ, और आज की डेट में मेरे लिए रिलेशनशिप बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। और आज भी जब मैं पुराने उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचती हूँ तो हमें वो रिलीव करते हैं, तो हमें एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक होता है, और इस वजह से मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। इवन इफ दैट पर्सन एंड थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। 10 साल हो गए, बात खत्म हो गई, वो अपनी जगह, आप अपनी जगह, बट आप वो बर्डन कैरी कर रहे हैं। सो हमने इसको डायग्नोस किया क्या, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि एक ट्रॉमा हुआ, 10 साल बाद PTSD हुआ, हमने PTSD का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमने काउंसलिंग में बैठे, क्योंकि हमें तो पता ही है ना कि क्या इवेंट था, तो हम काउंसलिंग में बैठे, हमने दवा ली, सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ाए। एक सर्टेन इम्प्रूवमेंट होने के बाद
there is no further improvement happening. The relationship did not improve. जो आप जिस पर्पस के लिए आप हमारे पास आए थे, डिप्रेशन एंग्जाइटी खत्म हो गई, मूड बेटर हो गया, फंक्शनैलिटी वापस आई, बट आपके रिलेशनशिप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ. सो क्लाइंट कहता है कि डायग्नोसिस हुआ, इलाज हुआ, रिजल्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबकॉन्शियस की तरफ जाना चाहते हैं. तो हमने टीएटी का टेस्ट कराया, हमने रोशाक का टेस्ट कराया. रोशाक का टेस्ट कहता है कि आपके ब्रेन में कोई मेजर साइकाइट्रिक या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है. टीएटी का जो टेस्ट है वो उसने 10 पेज की रिपोर्ट बनाई, उसमें रिटन वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें साइकोलॉजिकल डिटेल्स आने लगे. उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइट निकल के आई. उसने उस रिपोर्ट ने आज की डेट में ये बताया, क्योंकि आज ये टेस्ट किया जा रहा है, तो उसने आज की डेट में बताया कि आपको पीटीएसडी है ही नहीं. अब आपके सबकॉन्शियस लेवल पे 10 साल पुराना जो इवेंट था उससे आज की डेट में लेना देना कुछ नहीं है. आप जो थेरेपी में डिस्कशन कर रहे हैं वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं. थेरेपिस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है कि 10 साल पहले इसके साथ ये हुआ तो क्यों नहीं इसको होगा. आप खुद 10 साल पहले के एक्सपीरियंस को उठा उठा के कह रहे, जबकि कंटेंट जो है वो आज से 6 महीने पहले जो हादसा हुआ है उससे संबंधित है. और आपको उस 6 महीने पहले का जब पूछा गया कि भाई आपने के साथ 6 महीने पहले कुछ हुआ ऐसा, इसमें ये डेटा निकल के आ रहा है कि कोई ऐसा ऐसा कोई बात हुई है, हाँ हुई है, पर मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो वो रिपोर्ट तो नहीं कह रही. रिपोर्ट कह रही है कि आपका सारा कुछ आज की डेट में उस 6 महीने के मैटर से चल रहा है. 10 साल पुराने वाला मैटर तो कहीं हमें दिख भी नहीं रहा. तो ऐसे में ना ट्रीटमेंट के लिए सो द ट्रीटमेंट चेंजेस, द अप्रोच ऑफ थेरेपी. भाई जिसके साथ आप बैठ के काउंसलिंग कर रहे हो, तो वो अब 10 साल पुरानी बात को छोड़ देंगे ना, वाइप ऑफ हो गया. आप बेशक उसके बारे में सोचते रहो, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट. अगले कुछ 2 या 3 थेरेपी के सेशन हुए जिसमें उस 6 महीने वाले मैटर को प्रॉपरली उठा के टेबल पे रख के डिस्कस किया गया और आपकी तबीयत ठीक हो गई. इसको हम कहते हैं, जो पहला डायग्नोसिस था वो था पीटीएसडी. जो सेकंड डायग्नोसिस है जिसमें आप 6 महीने पुराने मैटर को भुला चुके हैं, लेकिन वो एक्चुअली बट वो कारण है जो जड़ों में वो बैठा है, इसको कहते हैं डिसोसिएशन. सो द डायग्नोसिस चेंज हो गया. पीटीएसडी से वो चला गया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में. और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की खास बात ये होती है कि सबकॉन्शियस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट को दबा दिया जाता है. सो द एंजाइटी कमिंग अप फ्रॉम द सबकॉन्शियस इज इरेज्ड. सो जब किसी चीज़ के बारे में आपको एंजाइटी नहीं हो रही तो उस पर आप क्या ध्यान देंगे? आप अपने साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि आपके साथ खुद के साथ ही धोखा हो चुका है. आपकी जितनी समझ है आप उतना बताओगे. So the dissociative disorder is one of the most challenging cases in medical history. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप मेडिकल डोमेन में देखेंगे कई बार आपको इमरजेंसी से कॉल आएगी कि देयर इज दिस पेशेंट हु हैज फेंटेड अगेन एंड अगेन. आप उसको पहले सीजर सोचेंगे, एपिलेप्सी के हिसाब से सोचेंगे, देन यू विल ट्राई एंड लुक एट स्यूडो सीजर, देन यू विल से कन्वर्जन डिसऑर्डर व्हिच इज डिसोसिएटिव, एंड देन यू विल आस्क द पेशेंट क्या प्रॉब्लम हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम सबकॉन्शियस में. सो अ गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजिंग दीज टूल्स बिकम्स वेरी रेलेवेंट इन साइकाट्री प्रैक्टिस. हर जो मरीज हमारे पास आएगा उसको हमें साइकोलॉजी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट्स से 60 to 70% पीपल आर इन द डोमेन ऑफ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस. दवा से, काउंसलिंग से पूरा हो जाता है. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, जिन पे ना दवा सूट करती है, इसका मतलब उनको जरूरत नहीं, और ना वो ये जान पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो उनकी समझ है या जो आपकी समझ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को मिस कर जा रही है, which is the subconscious. Okay. Dissociative disorder is such a big thing. हमारे कल्चर में अगर आप सोसाइटी में किसी से भी पूछोगे तो भूत प्रेत, माता आना, रूहानी चीजें, मेहंदीपुर बालाजी. मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए जो लाइन लगती है तो वो क्यों लग रही है? क्या हर कोई प्रसाद के लिए जा रहा है? मेहंदीपुर बालाजी का तो प्रसाद भी नहीं लिया जाता. फिर so this is the power of the brain. This is the true power of the brain. So I think out of all हम सभी सोसाइटी में जो प्रेवलेंट कुछ कल्चर्स होते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़े परेशान होते हैं, क्योंकि हम उसके वर्स्ट ऑफ द इफेक्ट देख चुके होते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई हैव हैड पेशेंट्स जिसका
नीम के पेड़ के नीचे लिटा करके पाइप, कमर से कमर के बीच में पाइप लगा करके किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है सुबह सुबह 6 बजे 50,000 रुपये लेकर के. बट ऑफ ऑल स्पेशलिटी आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पैरेलल कॉम्पिटिटर्स जो खड़े हैं दैट इज विद द साइकेट्री. नाउ दैट brings to the part कि what is in general what is the biggest hindrance you see हमारी सोसाइटी में कि people don't realize कि they have problem and then when they realize they seek help of these rather than coming to doctors. सो स्टिग्मा जो हम वर्ड यूज़ करते हैं और फियर ऑफ द अननोन, ये दोनों साइकेट्री स्टिग्मा में, मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा में, इट इज़ मोर द फियर ऑफ द अननोन विच इज़ कॉजिंग स्टिग्मा. जैसे ही आप साइकेट्री के बारे में बात करते हो, द वर्ड साइकेट्रिस्ट आप सुनते हो, तो पहला जो पॉइंट माइंड में उठता है वो है पागलपन. एग्री. और वो बचपन का आगरे का पागल खाना और करेक्ट, मूवीज में भी बहुत सारे ऐसे to be honest, ऐसे स्टिग्मा ना वो अच्छे मोमेंट्स में बनते हैं, मजाक के समय किसी को और किसी कर रहे तो हंसी के लिए उसको उस चीज को यूज कर लिया. करेक्ट. एग्री. सो मैक्सिमम लोग जो समझते हैं कि दे नीड हेल्प विल प्रेफर टेकिंग दैट हेल्प फ्रॉम अ नॉन साइकेट्रिस्ट. न्यूरो के पास चले जाएंगे. न्यूरो में उनको दिक्कत नहीं है कहने के लिए कि हाँ मैं वो नर्व्स की प्रॉब्लम थी मैं उसके लिए गया था, या फिजिशियन के पास जाएंगे, या एनी प्रैक्टिशनर जो उनको लगता है कि बिना साइकेट्री की बात किए, बिना मेंटल हेल्थ की बात किए उनको ट्रीट कर सकता है. सो कॉल्ड आपको बिना पागल लेबल किए हुए ट्रीट कर सकते. करेक्ट. क्योंकि सोसाइटी में आप ये डेटा शेयर नहीं कर सकते कि आप साइकेट्रिस्ट से मिले, बिकॉज उसके साथ जो स्टिग्मा पैदा होगा, जैसे आपने बोला कि ग्रुप में बैठे हैं और मजाक का पात्र बन गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है स्टिग्मा का. जो उससे थोड़ा सा कम इशू है जिन लोगों को साइकेट्री लेबल से या साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी है और उनको खैर दिक्कत भी नहीं है एक प्रैक्टिशनर के पास जाने में. वहाँ पे फियर आता है कि क्या मुझे वास्तविकता में दवा की ज़रूरत थी. मैं प्रैक्टिशनर के पास गया, उसको लगा, उसने मुझे दवा दे दी. क्योंकि यहाँ पे हो गया क्वेश्चन मार्क आ गया कि उसको लगा क्या मुझे ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरी हार्ट रेट भी कम रहती है, मेरे को ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मियों में मैं कंबल ओढ़ रहा हूँ, तो मैं जब आपके पास आऊँगा तो आपको क्या थायराइड चेक करा लो पहले. तो आपके पास एक आइडिया है कि शायद ये थायराइड की प्रॉब्लम है और आपने ब्लड टेस्ट करा लिया. हमारे पास तो कोई टेस्ट नहीं. अब मैंने बोला कि ये सेरोटोनिन की कमी है, बट अगर लैब में नीडल बेस्ड सेरोटोनिन का टेस्ट होता और क्लाइंट को हाथ में ये रिपोर्ट रहती और वो समझ पाते कि हाँ दिख रहा है कि हाँ ये रिपोर्ट है, 3 महीने सेरोटोनिन की दवाई खाई, लेवल में चेंज हुआ है, रिपोर्ट रिपीट भी तो कराई जा सकती है, फिर रिपीट कराई जा सकती है. जैसे थायराइड की हम कई बार रिपीट करा लेते हैं कि चलो एक लैब से कराई दूसरे से करा के क्रॉस चेक कर लेते हैं, या एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, रिपीट टेस्ट हो जाएगा. सो टेस्ट ना होने की वजह से जिन लोगों को स्टिग्मा ना भी है, पर एक सवाल तो रहेगा ना. दवाई खाने से पहले कंसल्ट हो गया, दवाई लिखी गई पर्चे में, मेरे पास इतने ऐसे मरीज आते हैं जो मेरे पास पुराने पर्चे निकाल के देते हैं. तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको भी दिखाया, इन्होंने ये दवाई दी, उन्होंने दिखाया ये दवाई दी, उन्होंने कहा वो दवाई दिखाई. तो मैंने कहा इन दवाइयों लेने से क्या हुआ? कहते हमने ली ही नहीं. तो मेरे पास 3 पर्चे लेकर आया हूँ कि 3 डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने तीनों ने दवाई दी, अब आप बताइए क्या करना है. तो मैं कहा मैं भी एक चौथा पर्चा जुड़ जाएगा जो आपके बाकी 3 है उनमें, तीनों की दवाई आपने ली नहीं. कहते क्यों? जब मैं पर्चा लेके केमिस्ट के पास गया दवाई खरीदने, तो मैं कहा अरे ये वाली दवाई खाओगे, ये तो कभी बंद ही नहीं होती. तो पहले ही आप देखिए ना सोच कहाँ से स्टार्ट होती है. ब्लड प्रेशर की दवाई का हमें पता है बंद नहीं होती, थायराइड की दवाई भी हमें काफ़ी हद तक पता है बंद नहीं होती, शुगर की भी हमें काफ़ी हद तक पता है बंद नहीं होती, पर खाई जाती है, नियम से खाई जाती है. क्यों? क्योंकि हर बार हम ब्लड टेस्ट करा के, यूरिन टेस्ट करा के अपनी समस्या की मॉनिटरिंग कर सकते हैं. सेल्फ मॉनिटरिंग है, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव डेटा. सो यहाँ पे ये भी क्या so, यहाँ पे एक कन्फेशन और आई थिंक इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. कई बार एज ए डॉक्टर व्हेन यू आर ट्रीटिंग समथिंग, सो मेरे पास जो कोई पेशेंट किसी ट्रीटमेंट के लिए बहुत टाइम से आ रहा है
और सपोज सिंपली हु हैज अप्रोच्ड अस, तो कुछ कॉमन ओवर द काउंटर साइकेट्री मेडिसिन होती हैं जो हर डॉक्टर कहीं ना कहीं चिपकाता रहता है. आई थिंक दैट डॉक्टर इज ऑल्सो, वो तो केवल इसलिए कि यार इस पेशेंट को शांत करके घर भेजो, ठीक है, मतलब उसको ठीक है हड्डी में दर्द था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है तो ये लिख दी, ठीक है, ट्रिप्टोमर खा लो, चल रही होती है. And I've seen different level of practitioner, being a general physician, being it surgeons. So example लेते हैं जो मैंने दिखाया था, it's about the dress. So कुछ सालों पहले बहुत वायरल एक ड्रेस की फोटोग्राफ हुई थी जो किसी को ब्लू, किसी को ब्लैक, और उसमें मुझे वो हमेशा, I'll put the photograph, मुझे वो हमेशा गोल्डन और वाइट दिखी है. So ऐसी चीज़ों का को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं with the discussion we just had? So I'm very happy आपने एग्जांपल लिया, बिकॉज यही एग्जैक्टली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब फिनोमेनाज जो हुए, एक्सपीरियंसेस हैं, ये फिनोमेनाज हैं, और ये लेट से इंडिविजुअलाइज्ड है. सपोज आपको गोल्डन और वाइट दिखा, मुझे गोल्डन और ब्लू दिखा. मेरे को ये रिलेट करना कि आपको वाइट कैसे दिख सकता है और आपको ये रिलेट करना कि मुझे ब्लू कैसे दिख सकता है, ये पॉसिबल नहीं है. हम एक दूसरे का रिलेट नहीं कर पाएंगे. साइंटिफिकली हाउ डू वी एक्सप्लेन द डिफरेंस? सो ये न्यूरो साइंसेस में, ब्रेन की साइंटिफिक स्टडी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसका इंटरप्रिटेशन हमारे पास मतलब नहीं है. क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मुझे गोल्डन और ब्लू पता नहीं है. सो हजारों बार मैं गोल्डन और ब्लू चीजें देख रहा हूँ. करेक्ट, बट आउटकम में, आउटपुट में जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उनमें जो आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस है, उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे आएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सो सपोज करो हमने 100 लोगों को दिखाई, तो हमारे पास नेट पे डेटा भी है, और वो 100 लोग हमने इकट्ठे कर लिए. उसमें 50 कहते हैं कि हमें ब्लू और वाइट दिख रहा है, गोल्डन एंड वाइट दिख रहा है, 50 कह रहे हैं गोल्डन और ब्लू दिख रहा है. तो हमने इन 50-50 को बिठाया, और 5 इनके ये जो फर्स्ट कोहॉर्ट है, इसको भी बोलते हैं 2 कोहॉर्ट्स. तो फर्स्ट कोहॉर्ट का हमने साइंटिफिक स्टडी कर लिया, सेकंड का कर लिया, और दोनों का डेटा कंपेयर कर लिया. पर सवाल है कौन सा टेस्ट? अगर मैं दोनों के ब्रेन में, करेक्ट, क्योंकि ये न्यूरो केमिकल चेंज है, चाहे विजुअल, एग्जैक्टली. सो चाहे विजुअल इंटरप्रिटेशन में भी अगर आपको इसका एनालिसिस करना है, तो देयर हैज टू बी अ केमिकल चेंज फॉर इंटरप्रिटेशन, और वो केमिकल की एक्सेस नहीं है हमारे पास. एग्री. तो अगर मैं पहले 50 का केमिकल चेक करूँ और कहूँ जी इनके जो परसेप्चुअल का जो इनका, फॉर एग्जांपल एमिगडेला है, एमिगडेला इज वेयर ऑल द सेंसरी इनपुट्स कम, और एमिगडेला में देयर इज एन आउटपुट. सपोज पहले 50 के जो एमिगडेला है, इसमें XYZ केमिकल चेंज हो रहा है. सो एमिगडेला इज पार्ट ऑफ ब्रेन. एक बार क्योंकि एक न्यूक्लियस है ब्रेन के अंदर जहाँ पे सारा 5 सेंसस का डेटा मूव थ्रू करता है. आप प्रोसेसिंग सेंटर मान लीजिए उसको. सो पहले 50 के एमिगडेला में, न्यूरो नर्व सेल्स में, ये पर्टिकुलर केमिकल का ये पर्टिकुलर रोल है, और दूसरे 50 में वो उसका डिफरेंट वेरिएंट है. सो ये वैरायटी एक्सप्लेन करने का, आउटकम के एक्सप्लेन करने का, इंटरप्रिटेशन का हमारे पास टेस्ट नहीं है. So as you said, just a phenomena. It's a phenomena, and we just acknowledge कि ऐसा हो रहा है. करेक्ट. And maybe ऐसे पता नहीं कैसे फिनोमेनास हो रहे हैं. Agree. सो मरीज आया हमारे चेम्बर में बैठा है, परसों इमरजेंसी में आया था, उसको दौरे पड़ रहे थे. न्यूरो ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई साइकेट्री के पास चले जाओ, दौरे की तो कोई समस्या है नहीं. हमारे चेम्बर में बैठा है, तो फैमिली ने बोला कि सर वो हम पिछले हफ्ते, ये तो 6 महीने से चल रहा है, बड़े न्यूरो को दिखा लिया, बड़े डॉक्टर को दिखा लिया. अभी हम 3 हफ्ते पहले एक हमारे गुरुजी है मुरादाबाद में, वहाँ पे एक उनके घर के पीछे एक मज़ार है, वहाँ मज़ार पे एक बाबा जी है, वहाँ हम ले गए थे. वहाँ जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने बैठते ही कहा कि ये इसके ऊपर तो ये प्रेत आत्मा है, और इसके मुंह से वो प्रेत आत्मा की आवाज़ निकलने लगी, और वो बोलने लगी कि मैं यहाँ की प्रेत हूँ, मैं ये हूँ, मैंने इसको इसलिए कब्जे में लिया हुआ है, और ये सारी बातें उसने बताई. हमने अपने सामने देखा, और सामने अब वो मेरे पास आके बैठे कि अब आप बताइए क्या करना है. तो जो ब्रेन में जो पावर है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में जो पावर है, ये भी तो हो सकता है कि जब वो वहाँ पे गए, जिस तरह का वहाँ माहौल था और जिस तरह की स्टोरी उनको सुनाई गई, उस तरह से ब्रेन रिएक्ट कर रहा था. तो मुझे इस सब
सुन के कोई अचंभा नहीं हो रहा कि ऐसी फिनोमेना का एक्सपीरियंस वहाँ हुआ है। ये इसको मैं नकार नहीं रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि इसकी जड़ें कहाँ हैं। अगर हम मेडिकल साइंस में साइकोलॉजी फिनोमेना को भी, उसकी भी जड़ें अगर डिफाइन कर सके तो हम ट्रीट तो कर पाएंगे। कम से कम ये फिनोमेना होने बंद तो होंगे। तो कल को जब वो दोबारा उस मज़ार में जाएंगी तो कुछ नहीं होगा, तो फैमिली कहेगी हाँ वो प्रेतात्मा चली गई, तो कम से कम हम इलाज तो कर पाएं। सो ये जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ये जो भूत प्रेत आते हैं, आत्माएं आती हैं, इसकी वजह से जो समाज में भ्रम फैलता है, ब्लैक मैजिक, अंधविश्वास की जो बात होती है, जब हम यहाँ बात करते हैं, विश्वास होने में हर्ज नहीं है, अंध नहीं होना चाहिए। जब वो अंधविश्वास होता है, जब वो लॉजिक को ख़त्म कर देता है, तो वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। तो वहाँ बाजार पे जाके पता नहीं कितने पैसे देकर आए और उस लड़की के साथ पता नहीं कल को क्या हो सके, आप वल्नरेबल हो जाते हो। हमें प्रॉब्लम की जड़ें चाहिए, और वो जड़ों में साइकोलॉजिस्ट हमें हेल्प करते हैं बाय डूइंग द साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। तो हमारे पास फिर भी कुछ टूल्स हैं। हम ब्रेन को एक्सेस नहीं कर पा रहे केमिकली बाय पुटिंग नीडल, बट एटलीस्ट उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो कार्ड बेस्ड टेस्ट मैंने बताया आपको, कम से कम दैट इज अवेलेबल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड टू डू दैट। सो आई थिंक बहुत बड़ा ये ओपनर तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए यही होने वाला है कि केवल साइकेट्रिस्ट ही सब कुछ नहीं होता है। I mean, I must say, if you go across many, medicos will not actually understand the existence of psychologists. So they don't. उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप एजुकेशन का फ्लो देखोगे तो एक साइंस का स्टूडेंट डॉक्टर बनता है और एमडी में साइकाइट्री लेता है और वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है। एक आर्ट स्टूडेंट साइकोलॉजी की फील्ड में जाता है और वो ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बेसिक बहुत सारी चीज़ों के बारे में लर्निंग करता है एज एन आर्ट स्टूडेंट, बीए एमए करके। फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है जहाँ वो डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है। वहाँ पे वो टेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू करता है और फिर वो वहाँ पे दोनों फील्ड्स मर्ज करती, एक कॉमन पॉइंट पे आती है जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, जहाँ पे बीमारियों के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हो, थेरेपी स्टार्ट करते हो, और वहाँ से वो डॉक्टर से जुड़ते हैं। डॉक्टर उसको पता चलता है कि साइकोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे लिए अवेलेबल है फॉर काउंसलिंग एंड असेसमेंट एंड अदर पर्पसेस। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो मेन पार्ट होता है दैट इज फॉर दिस, दे आर नॉट इनटू की मेडिकेशंस और वो पार्ट है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, सो दे कांट प्रिस्क्राइब, बट दे कैन स्पेशलाइज बाय डूइंग पीएचडी एंड स्टिल पुट अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम्स, बट वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है और हमारा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है। आई मीन ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि लॉट ऑफ अस विल एग्री कि ईदर वी आर अ साइंस ब्रेन और वी आर्ट्स ब्रेन, राइट? करेक्ट। इनफैक्ट आई वुड वांट यू टू, मैं हमेशा से अपने लेवल पे तो ये मानता ही हूँ कि या तो आप बहुत ही कैलकुलेटिव साइंटिफिक पर्सन हो जो हर चीज़ का एक फ़ायदा है नुकसान है देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत आर्ट वाले बंदे होते हैं जो दिल से चलते हैं, क्रिएटिविटी। सो हाउ डज एक्चुअली इट इज़ रिप्रेजेंटेड, या इसको साइकेट्री में कैसे वर्ड करते हो आप? सो साइकेट्री में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले हो गया फिजिकल फैक्टर, फिर हो गया केमिकल्स, फिर हो गया साइकोलॉजी। सो साइकेट्री में एक बहुत बड़ा आई थिंक एब्सेंस ऑफ बाउंड्री कई बार हो जाती है। एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि हर चीज़ पे कमेंट करना शुरू कर दे। जैसे भी वो ड्रेस वाली बात हुई कि हाँ वो साइकेट्रिक एस्पेक्ट से इसका ये मतलब होगा, जबकि नोबडी नोज कि उसका मतलब क्या है। सो हमारी जो ट्रेनिंग है एज अ साइकेट्रिस्ट, जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, टू लिमिट आवरसेल्व्स टू द साइंस दैट वी नो। हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये जो लड़की का मैंने बताया कि आत्मा आ गई, माता आ गई, वो आ गया, तो उसको हम नकार नहीं रहे पर हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, हम अपनी बाउंड्री में रह रहे। सो साइकेट्री में ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं, दीज चेंजेस आर ऑलवेज, जो मैंने हमेशा सबको बोला है, दे आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। लोग ये समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो फॉर एग्जांपल एक ब्रेन है जो क्रिएटिव है,
उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरी ब्रेन है जो बहुत ही साइंटिफिकली लिमिटेड है टू कॉन्क्रीट थिंग्स, वो बहुत ही फैक्ट बेस्ड चलेगा। ये दोनों नॉर्मल हैं, ये अपने बेसलाइंस हैं दोनों के। वो जो बेसलाइन है वो इवेल्युएट करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। एक व्यक्ति है वो डिप्रेस्ड है, और वो डिप्रेशन के दौरान उसकी इमेजिनेशन कहीं से कहीं भाग रही है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो डिप्रेस्ड है, बट क्योंकि उसकी इमेजिनेटरी ब्रेन नहीं है, तो वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ब्रेन है इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, क्लिनिकल, मैथमेटिकल अबाउट थिंग्स, तो वो उस एक्सट्रीम में चला जाएगा। सो जब केमिकल बिगड़ता है तो आपकी जो कोर टेंडेंसी है उसकी लाइंस पे आप एक्सट्रीम में चले जाओगे। सो कोई अगर वर्कहोलिक है तो वो एक्सट्रीम में चला जाएगा। एक्सट्रीम जस्ट करेक्ट। तो वो ऑब्सेसिव लगने लगेगा, और जो क्रिएटिव है वो बाइपोलर लगने लगेगा कि इसका तो मूड कहीं से कहीं भाग रहा है, ये तो कई कई बातें कर रहा है, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है, और दोनों डिप्रेशन में। तो इसलिए साइकाइट्री में डायग्नोस्टिक डिलेमा होता है बहुत बड़ा। एक मरीज जो डिप्रेशन का है उसको बाइपोलर तक कहा जा सकता है और साइकोटिक भी कहा जा सकता है। सो हमें अपने जो क्लाइंट है उसकी तबीयत खराब होने से पहले की जो उसकी पर्सनैलिटी थी, उसका ब्रेन कैसा है, क्या वो क्रिएटिव ब्रेन है, क्या वो चुलबुला ब्रेन है, तो वो हाइपर होएगा ही होएगा डिप्रेशन में। क्या दूसरा है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड ब्रेन है, फैक्ट फाइंडिंग वाला है, कॉन्क्रीट है, लिटरल रहता है, और बहुत ही मैथमेटिकल और सॉर्टेड ब्रेन है, साइंटिफिक टाइप है, तो वो उस एक्सट्रीम में चला जाएगा, तो हम उसको ओसीडी बोलना शुरू कर देंगे। वो दोनों हुई समस्या ही नहीं है, डिप्रेशन ही था केवल। सो ये बेसलाइन जानना साइकियाट्री प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम डायग्नोस्टिक एरर तो ना हो। वेल वन थिंग यू सेड कि साइकेट्री आप ना बाउंड्री में रहते हो। इनफैक्ट इफ आई सी लॉट ऑफ अदर ब्रांचेस इंक्लूडिंग माइन, हमें फैलना पड़ता है बिकॉज एवरी पेशेंट दैट वॉक्स टू मी इज नॉट अ वैस्कुलर सर्जरी पेशेंट। एवरी पेशेंट हु वॉक्स टू अ orthopedician, and lot of time they do have their sometime कुछ psychological components, psychiatric components. So that lands up lot of doctors prescribing बहुत से over the counter psychiatric medications. So ट्रिप्टोमर है तो कोई फीमेल आई है, उसको वेरिकोज वेन ट्रीट कर दिया, उसको पैर में दर्द हुए ही जा रहा है। और सच बताओ, ऑनेस्ट कन्फेशन, इसका बहुत ज़्यादा क्लिनिकली बहुत पढ़ा नहीं, बट इट हैज़ बीन पास्ड ऑन बाय सीनियर्स कि यार ट्रिप्टोमर दे दो और इससे फ़ायदा हो जाता है। एंड देन यू रियलाइज कि जिनको आप दे देते हो वो आकर के आपके पैर छूते हैं। सो एंड आई फील बैड अबाउट इट बिकॉज यू आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग विच यू नो इट प्रॉब्ली वर्क्स एग्जैक्टली हाउ यू डोंट नो। तो ऐसे में व्हाट इज योर टेक ऑन नॉन साइकेट्रिस्ट परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिकेशंस? तो इसमें ना दो पार्ट हो गए, एंड वो दोनों पार्ट बहुत रेलेवेंट है। पहला पार्ट हो गया प्रेवलेंस ऑफ द प्रॉब्लम। सो एक है स्टैंड अलोन प्रॉब्लम है जिसमें कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं हो रहा, जैसे या वेरिकोस की प्रॉब्लम है तो उसके साथ पेन है। सो ये कोमॉर्बिड हो गया, दो प्रॉब्लम्स जो हैं एक दूसरे के साथ मर्ज हो रखी हैं, ओवरलैप है। सो स्टैंड अलोन प्रॉब्लम में जहाँ प्योर साइकेट्रिक कंपोनेंट है वहाँ पे साइकेट्रिस्ट को रेफर कर देना लॉजिकल है, और साइकेट्रिस्ट वो ढूंढ भी लेंगे। पर जहाँ पे कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जहाँ पे ओवरलैप है, वहाँ पे अगर आपने सब कुछ ही साइकेट्रिस्ट के पास भेजना शुरू कर दिया, क्या इतने साइकेट्रिस्ट हैं? क्या जितने पेशेंट्स हो जाएंगे उसके हिसाब से डॉक्टर पेशेंट रेशियो जस्टिफाई नहीं होता। अगर 1-1.5 लाख पेशेंट है और एक साइकेट्रिस्ट है तो वो अकेला क्या कर लेगा? तो फिर क्या वो पेशेंट को टाइम देगा? क्या वो जस्टिस कर पाएगा ट्रीटमेंट को? दूसरा एस्पेक्ट हो गया, सो ये नंबर्स का एस्पेक्ट है, तो आपका उस पेशेंट को ट्रीट करना जायज़ है और करना भी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि क्या वो पेशेंट समझेगा कि साइकेट्री नीड है इसमें? क्या वो आपसे बुरा मान जाएगा कि एग्जैक्टली आपने बोला तो, और वो बुरा मान जाएगा कि मैं किसी और के पास चला जाऊंगा? सो एक्चुअली दैट रिमाइंड्स मी कि एक पेशेंट थी और उसको वेरिकोज वेन था, और उसने प्रोबेबली वेरिकोज वेन में वी आल्सो नो कि वेरिकोज वेन ना काफ़ी ओके, आई विल स्टार्ट दिस अगेन। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक यंग पेशेंट थी, उसको पैरों में विजिबल वेरिकोज वेन थे। नाउ एज अ डॉक्टर आई नो कि लॉट ऑफ टाइम वेरिकोज वेन कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, एंड एज अ सर्जन मेरा बहुत बड़ा रोल होता है कि एसिम्प्टोमेटिक को तब तक ट्रीट ना करें जब तक कि वो कॉस्मेटिक ना हो, ठीक है।
नाउ दिस गर्ल हैज स्टडीड ऑल अबाउट वेरिकोज वेन, सो उसने एवरी टाइम आई आस्क हर, उसके सारे के सारे सिम्टम्स वैसे ही थे। ये मुझे बाद में पता चला, बिकॉज जब मैंने पूछा कि हाँ कैसे पेन होता है, तो उसने एग्जैक्टली वैसे ही बताया, वैसे पेन होता है। उसके बाद फिर मैंने उसको स्टॉकिंग्स दी तो उसको आराम होने लगा। हमने डॉपलर कराया, उसमें था रिफ्लक्स, बट क्योंकि पेन सिम्टम बहुत ही क्लासिकल था, सो आई थॉट कि ठीक है, विल डू लेज़र। और मैंने उसका लेज़र किया, लेकिन टू सरप्राइज शी हैज जीरो रिलीफ। एंड मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। कुछ दिन के बाद शी कम्स एंड शी स्टार्टेड टेलिंग सिम्टम्स टोटली चेंज टू रेडिकुलोपैथी। अब मैं अपने वही हिस्ट्री के नोट्स पढ़ रहा हूँ, और अब उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गई। मैंने पहले 3 महीने पहले का डॉक्यूमेंटेड है ना, आई रिमेंबर कि उसका पेन पैटर्न था। अब 3 महीने के बाद उसका पेन पैटर्न ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे के तो मुझे लगा यार तो फंस गए, क्योंकि इसको एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक वेन्स थी। और फिर बाद के उसके हस्बैंड ने बाद में अलग से बताया कि सर ये बहुत पढ़ती है और थोड़ा सा परेशान बहुत रहती है, तो सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। सो आई थिंक इस सिनेरियो में गोइंग बैक, एंड जब मैंने उसको रेफर किया, हस्बैंड को बिठा के समझाया कि एक्चुअली आई थिंक यू नीड टू सी, शी नीड्स टू सी साइकियाट्रिस्ट, वो दोनों गायब हो गए। फिर बाद में आई रियलाइज कि दे हैव गॉन टू अनदर वैस्कुलर सर्जन समवेयर एल्स। पेन की कोमॉर्बिड कंडीशन, हेडेक से लेके बॉडी के किसी भी हिस्से में आप ट्रीट करने लगते हो। अब पेन में जो न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट, आपने नर्व कंडक्शन कर ली या जो भी चेक कर लिया, आप न्यूरोकेमिकल नहीं चेक कर सकते। सो पेन इज ऑल्सो सेम, जैसे हम ब्रेन सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं, पेन को मेजर नहीं कर सकते। सो द नियरेस्ट थिंग सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन फिजिकल कंपोनेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन कम हो गया और वो नर्व एंडिंग बहुत सेंसिटिव है, तो वो पेन को इंटू 10 करके ट्रांसमिट करेगी। सो ब्रेन को लगेगा कि ये पेन बहुत ज़्यादा है। सो पेन सप्रेशन नहीं होगा। सो पेन सप्रेशन के लिए जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं। ट्रिप्टोमर बहुत कॉमन है, यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिलॉक्सिडिन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। SNRIs, सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन या ओल्डर मॉलिक्यूल जिसमें पेन सप्रेशन नहीं है, पर लेकिन जैसे ही वो केमिकल लिया जाता है, द नर्व स्ट्रेंथन्स, द हाइपर सेंसिटिविटी सेटल होती है और पेन वाला कंपोनेंट रिलीव हो जाता है। उससे डायग्नोज हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये नर्व कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है इसमें, सिर्फ वो साइट पे वेरिकोस की वजह से या उस पर्टिकुलर रेडिकुलोपैथी की वजह से नहीं है, जो नर्व में जो केमिकल की जो डेफिशिएंसी है वो भी है। सो जैसे ही आप दोनों तरफ से उसको ट्रीट करते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इतने साइकेट्रिस्ट नहीं है जितने पेशेंट्स हैं, और दूसरा जब आप रेफ़र करोगे तो पेशेंट को ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने साइकेट्री को क्यों रेफ़र किया, क्योंकि वो स्टिग्मा में चला जाता है, वो पागलपन तक चला जाता है। वो अपने आइडेंटिटी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे ले आता है कि शायद डॉक्टर को लग रहा है कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये तो मुझसे पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर ये उस लेवल पे चले जाते हैं कि ये शायद मेरे बिहेवियर को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, कि शायद ये ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जबकि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि मैं किसी चीज़ को ओवर वो करूं। सो व्यक्ति फिजिकल कंपोनेंट नहीं रियलाइज़ करता, और हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है। सो ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स को हम यही समझाते हैं कि आप अगर अपनी फील्ड में अगर अनरिलेटेड सिम्टम्स पाते हैं या ऐसे सिम्टम पाते हैं जो ठीक नहीं हो रहे, सोमैटिक सिम्टम्स जिनको कहते हैं, तो आप अगर ट्रीट करना चाहो, डिस्प्रोपोर्शनेट है, इतना तो नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, लिंक नहीं बैठ रहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे पेट के साथ कई बार होता है, गैस्ट्रो के डॉक्टर्स जो हैं वो साइकेट्री की मेडिसिन बहुत यूज़ करते हैं, फिजिशियंस यूज़ करते हैं, एसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, पेरोक्सिटिन, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। राइट टाइम फॉर देम टू एक्चुअली डॉक्टर टू आस्क हेल्प? So when should they reach out to you? So they should start the patient on treatment. बेशक साइकेट्री दवाई यूज़ करें, स्लीपिंग पिल्स, बेंजोडाइज़ेपिन से बचें, सेरोटोनिन के डोमेन में आएँ, वहाँ पर ट्रीट करें। और जब उनको उनके समझ के बियॉन्ड, फॉर एग्जांपल आपने दवा यूज़ की, रिस्पॉन्स आ गया और आप उस दवाई को मेंटेन कर रहे हो और बाद में रिकवरी हो गई, तब तक तो ठीक है। अगर रिकवरी नहीं होती, दवाई टॉलरेट हो रही है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, मल्टीपल मेडिसिन में आ रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रहा है, तब आप रेफ़र करेंगे साइकेट्रिस्ट को।
स्टेप 2 होना चाहिए। Because lot of us are now actually we treat patients जो long term diseases हैं। It's not कि टाइफाइड और मलेरिया वो होते हैं शॉर्ट स्पैन, बट बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। पेशेंट्स हैव क्रॉनिक डिजीजेस, सो विद टाइम विद एनी क्रॉनिक कंपोनेंट एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक कंपोनेंट आता है ना, which brings to the question कि patients who have been on any kind of chronic diseases, how important is their screening for mental health? क्योंकि obviously तो it's very common, लोगों को लगे तो बीमारी का ही पार्ट है। जैसे हम बात कर रहे थे क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्सेस साइकेट्री की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर साइकेट्री और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। You need not send to a psychiatrist to do the screening. और बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो ऑन्को टीम हो, चाहे वो मेडिकल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो सर्जिकल टीम हो, आज की डेट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का उस टीम के साथ एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है। Lot of people I know, lot of hospitals and teams I know are having clinical psychologists on board, including clinics. मैं एक पीडियाट्रिशियन को जानता हूँ, उन्होंने अपने क्लिनिक में स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हायर कर किया है फुल टाइम फॉर स्क्रीनिंग ऑफ देयर एवरी चाइल्ड दैट कम्स इनटू द क्लिनिक एंड देयर पेरेंट्स। क्या आपको लगता है कि जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ है उसमें पेरेंट्स का रोल नहीं है? इनफैक्ट बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आज की डेट में आ रही है, बिहेवियरल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। सो पेरेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको कौन देखेगा? पीडियाट्रिशियन के लिए बच्चे को देखना या उसके पेरेंट को देखने में दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि वो फिर पीडियाट्रिशियन एक एडल्ट मेल को या एडल्ट फीमेल को किस लेवल तक ट्रीट कर पाएगा? उसकी तो एक्सपर्टीज़ ही चाइल्ड है। बट एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ में पेरेंट्स का जितना रोल है वो चाइल्ड द पर्टिकुलर चाइल्ड से ज़्यादा है। सो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैं जानता हूँ बहुत सारे अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को, वो बच्चे के लिए एक अलग प्रोफाइल बनाते हैं, एक अलग कंपोनेंट रखते हैं कि इसके साथ हम ये काम करेंगे, और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रखते हैं। जो सेशन होता है उसमें अगर 15 मिनट बच्चे को दिया जाता है तो 45 मिनट पेरेंट्स को दिया जाता है। आई गिव एन एग्जांपल। सो सपोज करिए कि एक लेडी है, शी इज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड एंड नियोनेटोलॉजिस्ट ने कहा सब ठीक है, पीडियाट्रिशियन के पास फॉलोअप हो रहा है, 6 महीने हो गए बच्चे को आए हुए, और वो लेडी का जो बिहेवियर है वो रेड फ्लैग्स वहाँ रेज हो रहे हैं, क्योंकि उसका बच्चे के प्रति जो केयर और कंपैशन और जिस एबिलिटी से डील करना है वो नहीं दिख रहा। देयर आर चेंजेस इन द मदर। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो ये बता पाएगी कि क्या ये लेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में तो नहीं है। 70 to 80% of women who deliver a child have postpartum blues. 30 to 35% go into postpartum depression. बहुत बड़ा फिगर है। और It's huge. about 5 to 10% can go into postpartum psychosis. बच्चे को देखना ही बंद कर दिया। बच्चे को सांस पल रही है, माँ तो बिस्तर में अलग से पड़ी होती है, रोती रहती है सारा दिन, हस्बैंड को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। सो पीडियाट्रिशियन नहीं डील कर सकता इन चीज़ों के साथ। और डायग्नोज कौन करेगा? गायनेकोलॉजिस्ट को हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा रोल है, सिर्फ ये नहीं कि डिलीवरी की और काम खत्म हो गया कि 9 महीने में देखा, दैट्स द करेक्ट। सो गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे ये कहना कि मदर की कंडीशन जो है हैज़ गॉन इनटू द मेंटल हेल्थ डोमेन। अगर डिप्रेशन है या ब्लूज है तो उसको कोई तो पकड़ेगा, साइकाइट्रिस्ट तो नहीं आएगा उठ के। सो स्क्रीनिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है साइकोलॉजिस्ट का, और नॉन साइकाट्रिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा, जो कि हम सब खूब मेहनत भी कर रहे हैं और आज का ये पॉडकास्ट है भी उसी तरीके के लिए, कि सोसाइटी में लोगों को पता रहे एग्री कि भाई डिलीवरी हुई है, कहीं मदर की तबीयत में कोई गड़बड़ तो नहीं। आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द, बिकॉज बहुत सारे अभी तक जो व्यूअर्स हैं एंड हु हैव बीन रीचिंग आउट टू मी विद ऑल गुड कमेंट्स,
बहुत बड़ी सीख है कि एनीबडी हु इज़ अ डॉक्टर हु इज़ ग्रोइंग द डिपार्टमेंट, और जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, एंड व्हेन वी स्टार्ट एडिंग क्लिनिकल रिसर्च और असिस्टेंट्स एंड ऑल, having a clinical psychologist in your particular thing will simply enhance your practice और आपकी क्वालिटी ऑफ केयर को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देंगे। Correct. बिकॉज आप पेशेंट्स को होता क्या है कि एज ए डॉक्टर वी ऑल बाय डिफॉल्ट बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन हम कुछ ना कुछ साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक ज़्यादा एम्पैथी के साथ बात करना और चीज़ों को समझना आता है, लेकिन वो साइंस तो नहीं पढ़ी ना हमने। एंड हम करते हैं, और सोचो जो आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा बात करने से इफेक्ट हो रहा है और जो इतने पेशेंट्स को का फेथ आपके ऊपर ऐड कर रहा है, अगर आप उसको पूरा साइंटिफिकली अपनी प्रैक्टिस में ऐड करते हो तो हाउ बिग इम्पैक्ट इज गोइंग टू मेक सिंपली टू योर प्रैक्टिस ऑल्सो। एक टूल है जिसको हम सारे जो जब हम IMS से बात करते हैं, मेडिकल बॉडीज से बात करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर से बात करते हैं, नॉन साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं, तो हम हमेशा एक टूल की बात करते हैं विच इज़ सेल्फ रेटेड क्वेश्चनर्स। आपने क्लिनिक पे वेटिंग एरिया है, आपका पेशेंट बैठा है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आया और आपने उसको अटेंड कर लिया। वेटिंग एरिया में आपने कुछ क्वेश्चनर्स रख दिए, पेपर्स हैं जो आजकल तो नेट पे बड़ा इजीली मिलते हैं फ्रॉम वेल डॉक्यूमेंटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, विच आर ऑल सेल्फ रेटेड। एक जनरल हेल्थ के एस्पेक्ट से एक व्यक्ति को हम भी उस सेल्फ रेटेड क्वेश्चनर को उठा के उसमें सिर्फ रेटिंग करें कि क्या आपका मन ज़्यादातर समय उदास रहता है, क्या हफ्ते में ज़्यादातर उदासीपन पूरे दिन की पूरा हफ्ता चलती है, क्या पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रहा है, क्या आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, क्या आप सुबह उठ के दिन में थकावट महसूस करते हैं, क्या आपके एपेटाइट में चेंजेस आ गए हैं, क्या आपका वेट लॉस हो रहा है। अगर इसमें से कुछ 3 से ज़्यादा सवाल अगर यस हैं तो आपको किसी मानसिक स्वास्थ्य इंडिविजुअल से मिलना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग हो रही है। सो इंटरनेट का ज़माना है, ये टूल्स हैं अवेलेबल, बट फिर पता नहीं चलता कि कौन सा सही टूल है कौन सा नहीं है, क्या डेटा रिलायबल है क्या नहीं है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सेल्फ रेटेड क्वेश्चनर्स अपने क्लाइंट्स के लिए स्क्रीनिंग टूल बना लें, स्क्रीनिंग यूज़ करें। एग्री। सो दिस ब्रिंग्स टू नेक्स्ट एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल, कि चाहे तो पेशेंट या आई थिंक इफ यू से क्लाइंट, राइट, यू डोंट से पेशेंट, सो या तो क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने खुद से ये डायग्नोस कर लिया, स्क्रीन कर लिया ईदर बाय दैट दे नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट, और कभी कभी एज ए डॉक्टर हमें पता है कि यार इसको भेजने की ज़रूरत है, बट दो दे बिकॉज ऑफ द टैबू और वॉट एवर थिंग दैट इज होल्डिंग देम बैक, वो नहीं आते हैं आपके पास। एंड सेम टाइम मैं भी भेजने से डरता हूँ कि यार ये अगर मैंने भेजा है तो अपनी बीमारी छोड़ के भाग जाएगा, कहीं और मिसगाइड हो जाएगा। सो ना कंटिन्यूइंग कि हाउ टू क्रॉस दैट बाउंड्री, पेशेंट या क्लाइंट को अपने घर से आपके पास तक कैसे ला पाए। बहुत सारे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से क्लाइंट को ये समझ पैदा होती है कि दे शुड गो टू द साइकेट्रिस्ट स्पेसिफिकली। सबसे पहला जो सबसे कॉमन होता है वो एक रेफर्ड बाय अ फिजिशियन और अ नॉन साइकेट्रिस्ट, उसकी बहुत वैल्यू होती है। डॉक्टर के बाद आप ज़्यादा, डॉक्टर कहता नहीं साइकेट्रिस्ट का रोल है तो काइंडली गो रेफर्ड। सेकंड, आज की डेट में इंटरनेट, उस पर बहुत सारी चीज़ें सेल्फ रेटेड टूल्स के माध्यम से आपको मिल जाता है। आप अभी ChatGPT हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। मेरे को बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं हमने अपने सिम्टम डाले, उसमें साथ ही आ गया कि भाई यू नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, आपका ये डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरा हो गया आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, आप किसी गुरु को या किसी संस्था के साथ जुड़े हो, वो लोग भी रियलाइज़ करते हैं कि यार इतने लोग आते हैं बट आप जो है आपके साथ जो समस्या हमें दिख रही है वो बहुत ज़्यादा है, यू नीड टू गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। और कुछ लोग अब नॉलेजेबल हो गए हैं, कोई पॉडकास्ट देखेंगे, 10 तरह की वीडियो देखेंगे एंड दे रियलाइज़ कि कुछ इशू हो रहा है एंड दे कम डायरेक्टली। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने से कई लोग आ जाते हैं। बट व्हाट अबाउट दोस्त की जो स्केप रूट्स ले लेते हैं कि पढ़ के फिर बाबा के पास निकल गए या किसी तांत्रिक के पास निकल गए। कोई ना कोई समझ कहीं ना कहीं से, अगर आप और हम मेहनत करते रहे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करते रहे, तो कहीं ना कहीं से बैक ऑफ द माइंड तो इन्फॉर्मेशन आई जाती है व्यक्ति को। मैं ना एक इस पे इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगा।
इट्स अ पेनफुल बट थोड़ा फनी है. इट्स सो एक जगह है यूपी में जहाँ पे एक डायबिटीज़ का भूत भगाने वाले कैंप किए जाते हैं. और इसमें होता क्या है, इट्स रेजिडेंशियल कैंप, और ये कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, कभी भी हो जाते हैं. वो अनाउंसमेंट होगा कि आज यहाँ हो रहा है. और एक दिन पहले जिस दिन आके रहते हैं, पहले दिन पे भूत, डायबिटीज़ के भूत को बुलाते हैं. कैसे? सबको 1-1 किलो की मिठाई खिलाएंगे और वो पूरा डब्बा दे दिया जाता है. अगले दिन सुबह लिटा करके थाईज के पीछे चौड़े फट्टों से मारते हैं और कहते हैं भूत भगाए जा रहे हैं. और बस उसके बाद जो ठीक रह गए, नहीं तो बाकी सेलुलाइटिस के साथ किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं. नो, दिस वाज वन इंसिडेंट, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पूरे इंडिया में हैं जहाँ पे एक्चुअली हार्मफुल थिंग्स आर बीइंग डन, स्पेशली फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, जो अब तो फिर भी हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत कॉमन थे कि शुगर फंकवा रहे हैं, शुगर के फाके लगाए जा रहे हैं. एंड दिस वाज अ मास फियर विच यू आर टॉकिंग अबाउट, कि बीमारी से डर इतना है कि कोई भी एस्केप रूट वहाँ से मिल रहा है तो उसको लेके भाग जाएंगे. और जब मोस्ट ऑफ देम उससे फ़ायदा नहीं होता या फिर नुकसान होगा तो क्योंकि शर्म आ रही है तो किसी से बताने भी नहीं जाएंगे. करेक्ट. We'll end up seeing them on clinics on the complication side. I think this all is the lack of awareness, but good part is we're seeing much lesser and lesser now. जो पहले होता था बहुत ज़्यादा होता था. आज के समय में झाड़ फूक रिलेटिवली बहुत कम होती है, कम होती है. बट पहले लगभग बहुत कॉमन था. सो हमें इन चीज़ों को ये नहीं करना कि ये ऐसा होता नहीं है या ऐसे सब बकवास है. हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है कल्चरल कॉनोटेशंस क्या होती हैं. जिस कल्चर से आप निकल के आए हो उसी के तरह के सिम्टम्स पैदा होंगे. एक व्यक्ति है, उसके माइंड में ये थॉट है कि भूत प्रेत आ रहा है मेरे ऊपर, वर्सेस एक दूसरा व्यक्ति है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, वो कहेगा कि मेरे ब्रेन में चिप डाल दी है गवर्नमेंट ने. तो जो सिम्टम सेट है वो कल्चरल कलर लेता है. तो हमें उसको एक्नॉलेज करना है और हमें एजुकेशन फैलानी है, अवेयरनेस फैलानी है. और इस सब के बीच में कुछ न्यूज़ आती हैं. ऑब्वियसली न्यूज़ जो होती हैं इतने ज़्यादा ट्रैवल करती हैं कि एक में हुआ करोड़ों देखते हैं. सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट देयर वाज सम सिंड्रोम जहाँ पे एक बंदा था, वो अचानक से उसने कोई दूसरी लैंग्वेजेस बोलनी शुरू कर दी. और जो उसने कभी लैंग्वेज सीखी नहीं थी. नाउ दिस वाज सम सिंड्रोम. मैं फिर से ये बात बोलूँगा और इस बारे में हमारी बात बड़ी क्लियर है कि बिफोर वी लेबल समथिंग एज अ डिसऑर्डर, इट्स अ फिनोमेना. सो क्या ब्रेन में वो ताकत है, क्या सबकॉन्शियस लेवल पे वो ताकत है कि एक बार किसी टेलीविज़न शो पे कोई एक किसी अन्य लैंग्वेज का कोई सेंटेंस सुन के या किसी वर्ड्स को कैच करके उसको रीगर्जिटेट नहीं किया जा सकता नॉर्मली. उस फ्रेम ऑफ माइंड में बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस से निकल के बाहर आ जाती. हमें उस फिनोमेना को सिर्फ पैथोलॉजी की तरफ ले जाना ठीक नहीं है. हमें उस फिनोमेना को कॉन्टेक्स्ट में देखना है. क्या अंडरलाइंग डिप्रेशन है, क्या एंग्जाइटी चल रही है, क्या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स थे. जस्ट बिकॉज उसने कोई और लैंग्वेज यूज़ करके कुछ और बोल दिया, उस फिनोमेना को एक्नॉलेज करके हमें बाकी चीज़ों को तो यस वी कैन सिंपली मूव ऑन. हाँ, आई मीन कई बार क्या होता है ना कि ऐसी खबरें दे आर यूज्ड इन सोसाइटी टू मेक बिगर न्यूज़ेस. फिर वो ऐसा तो हो सकता है. करेक्ट. but actually what you should do is simply acknowledge that as a phenomenon and move on. डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब मरीज आपके पास आता है एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर, इवन अ साइकोलॉजिस्ट, दे आर बेसिकली सरेंडरिंग टू योर एनालिसिस. Agree? और आप अगर उसको फ्रिवलसली करोगे और उसको कैजुअली करोगे तो आप अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे. कोई हर्ज नहीं है ये कहना कि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, और जो मेरी इस चीज़ की समझ है वो हो सकता है आपकी समझ से एग्री ना करे. इस बात को बोलने में कोई हर्ज नहीं है. ये नहीं है कि डॉक्टर को सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है. Agree. I think this. So now with analysis जो भी हमने बात की, I realize कि बहुत सारी जो your science is limited with the clinical understanding. So कहीं ना कहीं diagnostic part में जो डिटेल, जैसे हमारे पास ब्लड शुगर चीज़ें मिल जाती हैं, उस पर वी आर स्टिल लैकिंग. Now we are living in an era of AI and digital age. What do you think कि
फ्यूचर लाइज अहेड, और इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स, क्या अगले 10-15 सालों में हमारे पास ये सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं सेरोटोनिन नहीं अब नाप पाते हैं और ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, इज समथिंग देयर ऑन हॉरिजन? सो एक चीज़ तो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो कोई ना कोई और या किसी और कल्चर से या किसी और सोसाइटी से वो हमारे सोसाइटी में इंटरफेयर करेगा. इट इज़ बेटर वी क्रिएट आवर ओन AI. इट इज़ बेटर वी यूज़ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ताकि वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को आगे रखे, ताकि वो हमारे लोगों के लिए रेलेवेंट. इट्स आवर, दैट्स हाउ इट्स वी आवर, थिंक. यस. सो हमारा कल्चरल कनेक्ट वो उसमें आना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. एक बच्चा जो है जिसने सिर्फ बैटमैन और सुपरमैन के कॉमिक्स पढ़े हैं और उसने कभी चाचा चौधरी और साबू के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, तो वो हमारे कल्चर से कैसे कनेक्ट करेगा? पर अगर आपने जो हमारी कॉमिक्स हैं अगर वो बचपन से पढ़ी है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी होता है तो वो भी होता है. सो इसलिए AI में जल्द ही लॉन्च भी होने वाला है मेंटल हेल्थ में. तो चैट GPT पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना, हमें अपना AI बनाना है. और चैट GPT और जो भी वेस्टर्न चीज़ें उसमें मिस्टेक्स होंगी, हमारे कल्चर में वो कनेक्ट नहीं कर सकता. तो मेंटल हेल्थ में Because that is essentially trained on that cultural system. वो हमारे लिए डेटा के लिए वो करेक्ट नहीं बैठेगा, तो मिस्टेक्स करेगा यहाँ पे. हाँ, मैं ह्यूमन बॉडी में फिर भी मान सकते हैं, चलो अच्छा बॉडी सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, बट हार्ट तो वही है ना. करेक्ट. मसल्स तो वही है ना, बट द ब्रेन, नॉट ब्रेन, जो हमारा मन है वो एक वेस्टर्न मन कहाँ पैदा हुआ, क्या उसको चीज़ें शेप कर रही हैं, किन एक्सपीरियंसेस के साथ वो जुड़ा है, और हमारी क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं. और हमारा तो कल्चर भी इतना बड़ा है कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट में भी अलग हैं, तो मे बी वो हमारी जो सिविलाइजेशन है उससे अगर कनेक्ट करें तो वो बहुत सारे लोगों को जो थोड़े टेम्पररी वेस्टर्न या एक्सट्रीम ईस्टर्न उसमें जा रहे हैं, जैसे कई लोग चाइनीज़ साइंस में चले जाते हैं, कई लोग वेस्टर्न साइंस में चले गए, उनको वापस लाना भी बहुत इजी हो जाएगा. अगर आपको डायग्नोस्टिक टूल की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. देयर इज़ अ डिसऑर्डर कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब सपोज करिए आपके पास एक मरीज़ आता है जो 10 तरह के सिम्टम्स है, रेपिटेटिव थॉट्स है, इंट्रूसिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, वो एक थॉट में फंसा हुआ है, उसके बियॉन्ड सोच नहीं सकता, हाथ साफ़ करने लगता है तो वो धोई जा रहा है 50 बार धो रहा है. और जब आप उसको बिठा के पूछोगे कि क्यों धोते हो, क्योंकि मेरे को गंदगी लग रही है, मेरा हाथ साफ़ नहीं है इसलिए मुझे धोना है. पर क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा 2 बार धोने में या 4 बार हाथ साफ़ करने में साफ़ हो चुका है? मुझे पता है, ये बोलता है वो कि मुझे पता है कि ये साफ़ हो चुका है, बट मैं धोने से, दोबारा से पानी का इस्तेमाल, साबुन का इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाता अपने आप को. पूरी घर की टैंकी ख़त्म हो जाती है. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब जब हम इस डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो हमारी समझ प्रैक्टिशनर्स की ये है कि ये केमिकल की डेफिशिएंसी नहीं है. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सेरोटोनिन का केमिकल कम हो गया और डिप्रेशन आ गया है और ये उदास है और ये बार बार एक लूप में फंसा है. इनके ब्रेन में सेरोटोनिन का जो सर्किट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, क्योंकि जितनी दवाइयाँ हम देते हैं वो दवाइयों का लोड कहीं ज़्यादा होता है जो एक डिप्रेशन के मरीज़ की दवाई होती है. हमें थेरेपी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काउंसलिंग में. हमें आजकल एक नया ट्रीटमेंट आ गया RTMS. ब्रेन में हम मैग्नेटिकली उसको स्टिमुलेट करते हैं, स्पेशली फ्रंट ब्रेन पे जहाँ पे ये सर्किट होता है सेरोटोनिन का, हम उसके ऊपर रख के मैग्नेट से उसको स्टिमुलेट करते हैं उस एरिया को हील करने के लिए. अगर कोई टेस्ट होता जो ब्रेन में सुई डाल के केमिकल लेवल दिखाता तो वो ये ज़रूर दिखाता कि OCD में केमिकल हो गया 0, डिप्रेशन में शायद आधे लेवल तक था, उतनी कमी थी. OCD के जो सर्किट्स हैं ब्रेन के, उनको स्कैन करके उनके लेवल्स चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास. अगर ये टेस्ट होते तो हमें इन बीमारियों के बारे में जो जानकारी मिलती, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, समय से ये समझना, क्योंकि समाज भी कहता है कि ये पागलपन के लेवल पे आ चुका है, टैंकी का पानी रोज़ ख़त्म कर देता है, समझ ही नहीं रहा, तो सहानुभूति भी नहीं रहती. सो अगर ये पता चले कि हाँ ये एक शारीरिक बीमारी से ग्रस्त है जिसका नाम है OCD, और ये केवल एक हैबिट नहीं है, एक शौक़ नहीं चढ़ रहा या लोगों को तंग करने के लिए नहीं किया जा रहा, तो अगर ये पता होता तो सहानुभूति मिलती है, इलाज होता है.
सो हमारी फील्ड में आज की डेट में कोई टेस्ट नहीं है जो कि ब्रेन की लेवल्स दिखा सके, बट साइकोमेट्री वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें आ जाता है कि हाँ बट ओसीडी है। कुछ जो नए अभी आई थिंक जो मूवीज में दिखते हैं कुछ ऐसे, कुछ एमआरआई या फंक्शनल एमआरआई, ऐसा कुछ पार्ट जो जो शायद अगले 5 साल में बहुत ज्यादा एडवांस बहुत सारी स्टडीज़ है, अगर आप नेट पे देखोगे तो पीजीआई में, निमैंस में, बेंगलोर में, ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ है जो फंक्शनल एमआरआई की जा रही है, बट जो इंटरप्रिटेशन आ रही है वो फिट नहीं बैठ रही। सो फंक्शनैलिटी में माइक्रो लेवल पे देखिए, रिसेप्टर जो है वो माइक्रो लेवल पे है, ब्रेन का जो एरिया है वो ब्रॉडर एरिया है। सो अगर हम फंक्शनल एमआरआई करेंगे तो आपको पूरे फ्रंट ब्रेन का एरिया में दिखेगा कि कितना लाइट अप हो रहा है, कितना लाइट अप नहीं हो रहा, सिंगल ट्रैक्स नहीं आ रहे उसमें। और डोपामीन और सेरोटोनिन के जो माइक्रो सेलुलर लेवल पे जो सर्किट्स पता होने चाहिए वो कैसे पता चलेंगे? एग्री। सो ये एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव डेटा की वजह से हम सारा कुछ, हमारा डिपेंडेंसी है ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, वो भी रेलेवेंट है। लेकिन इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रीएश्योरेंस है, क्योंकि बहुत आई थिंक इस समय बहुत ज़्यादा लोगों को एक यही डर लग रहा है कि एआई आके इंसानों की जॉब खा लेगा। वो दिमाग, वो मन जिसको अब अभी एआई तो छोड़ो, अब किसी भी टूल से हम समझ ही नहीं पाए हैं, उसको रिप्लेस करना तो कहीं कहीं दूर तक फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं है। वेल, सो नाउ लेट्स डॉक्टर समीर, इट वाज टू बी ऑनेस्ट, ये पूरा का पूरा डिस्कशन अभी तक बहुत ज़्यादा इंटेंस चला गया, कई जगह मेरे से भी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, क्योंकि एज ए क्लिनिशियन भी हम नहीं पढ़ते हैं वो। लेट्स ट्राई टू फोकस फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे आई वुड वांट यू टू गिव वेरी सिंपल क्रिस्प आंसर्स, so that yeah, so let's start. How do you differentiate, or where do you draw a line between stress and depression? सो स्ट्रेस को आप ऐसे समझिए कि स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल फंक्शनिंग। सो अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम फंक्शन ही नहीं करेंगे, हम एफर्ट ही नहीं डालेंगे, हम वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं आएगी जिससे कि हमें ड्राइव किया जाए टुवर्ड्स अ टारगेट। स्ट्रेस जब एक बाउंड्री के बियॉन्ड चला जाता है तो वो फिर ओवरवेलम करता है ब्रेन को, और फिर वो ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता, दैट गोज इनटू डिप्रेशन, जहाँ पे ब्रेन What are the physical signs जाता है। or the physical signs when somebody should consider कि they are actually stressed and they are going towards the depression? So suppose करो there is a deadline and you are stressed about that deadline and you are having palpitation और breathlessness हो रही है, sweating हो रही है, and you are overthinking the topic, but थोड़ी देर बाद आप उसको, जो टास्क ड्यू है उसको उठा लेते हो और उसको करना शुरू करते हो, सो आपका स्ट्रेस लेवल इमीडिएटली ड्रॉप कर जाता है, बिकॉज स्ट्रेस वाज दैट स्टार्टर पॉइंट, Okay. जिससे कि आपको रेलेवेंट टॉपिक पे काम करने के लिए वो आपको पुश कर रहा था। जैसे ही आप करना शुरू करते हो, इट गोज टू द बैकग्राउंड एंड यू रिलैक्स, एंड एज यू कंप्लीट इट देयर इज अ रिबाउंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। बट डिप्रेशन में क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, आप वो टास्क ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पैल्पिटेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, लो मूड, और वो खत्म ही नहीं होगा, इनफैक्ट वो बढ़ता जाएगा। तो जैज क्लोजर यू आर टू द टॉपिक, सडनली आप देखोगे कि आप और डिफिकल्ट होता जा रहा है परफॉर्म करना, तो वो आपको रियलाइज होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, आप जस्ट गोल को अचीव करना चाह रहे थे वो आप कर ही नहीं पाए, दैट्स व्हेन यू सीक हेल्प। So now stress to depression. Now how depression can actually result to physical symptoms? सो फिजिकल सिम्टम्स में जो दो मेजर फिजिकल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन में हमेशा आते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड एपेटाइट डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस इतना हो सकता है कि मेरे पास लोग आते हैं कि मैं 20 दिन से सोया नहीं हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि मैं 20 दिन से सिर्फ सो ही रहा हूँ, इट कैन बी एक्सट्रीम्स। Okay. मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैं इतना खा रहा हूँ, मैंने 15 किलो वजन बढ़ा लिया पिछले 6 महीने में। कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरे 10-12 किलो वजन गिर गया। सो एपेटाइट डिस्टर्बेंस सिर्फ ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं है खाने का या मैंने ज़्यादा खा लिया, इट लीड्स टू वेट लॉस या वेट गेन, And then सिग्निफिकेंट होता है। and then also I think one of the thing which you mentioned कि पेन में जो हो रहा है उसका परसेप्शन कई गुना ज़्यादा या कम हो सकता है। करेक्ट। सो ब्रेन का जो सिस्टम है, फिजिकल एस्पेक्ट्स है, जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं, उसमें आपकी जो परसेप्शन है बॉडी की वो चेंज हो जाती है। सो डिप्रेशन इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट जिसके फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। So we did discuss about the postpartum depression. What about mother baby separation anxiety? क्योंकि कई बार न्यू मदर्स को ये होता है कि मेरे से बच्चा दूर तो नहीं चला जाएगा, और उसकी वजह से their behavior also changes a lot.
सो प्रेगनेंसी और एंटीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल एक पूरी साइकोलॉजी में पूरी एक साइंस है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ यू विच इज़ नॉट रिमेनिंग अटैच टू यू एनी मोर. डिलीवरी के बाद एक ऐसा पार्ट आपकी It's बॉडी का, literally your इट इज़ part. लिटरली योर बॉडी पार्ट, वो अब आपकी बॉडी के पार्ट के साथ आपके साथ अटैच्ड नहीं है. तो एक डिस्कनेक्ट जो मदर और चाइल्ड में जो होता है, वो जो डिस्कनेक्ट है वो बहुत अननेचुरल होता है. इनफैक्ट आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने नियोनेटल साइंस में कैंगरू केयर पे इतना फोकस किया. क्यों? क्योंकि स्किन टू स्किन टच ऑफ मदर एंड चाइल्ड. स्टिल योर पार्ट. यस. तो बच्चे के लिए मदर की हार्ट बीट का रिदम जो उसने 9 महीने सुना और जो स्किन टू स्किन टच है, वो उसके इमोशनल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड वाइस वर्सा, मदर को सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड हॉलोनेस तो फील होगा, तो वो सेपरेशन का फियर और डिस्कनेक्ट तो वो फील होगा ही होगा. ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें कोई बीमारी नहीं है. Now let's advance it almost 25 years later. What about माँ बेटे और के बीच में जब बहू आ जाती है? सो फैमिली डायनेमिक्स में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एनी पर्टिकुलर रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में जब चेंज होता है और जो वो डायनेमिक्स में जब चेंज आता है, तो उसके पीछे उस चेंज के साथ अडेप्ट करने के लिए यू नीड सर्टन इमोशनल रिसोर्सेस. लेटिंग गो इज मोर डिफिकल्ट देन एक्सेप्टिंग समबडी इन. सो एक मदर इन लॉ के लिए डॉटर इन लॉ इज नॉट द प्रॉब्लम, लेटिंग गो ऑफ द सन इज द प्रॉब्लम. किसी फैमिली मेम्बर को आप अपने घर में कुछ आ रहा है, बच्चा आज आपके घर में पैदा हुआ और वो आ रहा है, इज नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक. फादर के लिए एक बच्चे का जो घर के अंदर आना, बच्चा पैदा हुआ और वो आना, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना बच्चा उसकी वाइफ का टाइम ले जा रहा है. सो रिलेशनशिप्स में लेटिंग गो इज द प्रॉब्लम, एक्सेप्टिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम. एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं आता. Fighting about accepting. Acceptance rather than easing the letting go. You have to let go. You have to be mature enough to be allowing the other person to move away. I think it's also becomes because a lot of time when you're growing up or बच्चे कुछ कर रहे हैं and then parents they feel कि ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है. Correct. While he's just trying to do something on his own. Correct. अब ये पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में, तो खासकर वेयर वी डू नॉट अलाउ द पर्सन टू द चाइल्ड टू हैव देयर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, और उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. स्कूल साइकोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीचर्स को और जो हमारे सिस्टम को आज की डेट में आ रही है, वो है पेरेंट का बच्चों की लाइफ में ओवर इन्वॉल्वमेंट होना. बच्चों को स्ट्रेस के साथ डील करना आता ही नहीं है, क्योंकि उनका छोटा सा स्ट्रेस हुआ तो मम्मी पापा खड़े हुए. करेक्ट. उनको स्ट्रेस डील करने का जो रेजिलियंस है वो हमने बिल्डअप ही नहीं होने दे रहे. अगर बच्चा 10th में सुसाइड की बातें करने लग गया कि मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा नहीं होऊंगा एंड आई एम सुसाइडल, तो क्या ये 10th क्लास का या स्कूल का या करिकुलम की प्रॉब्लम है? दिस इज़ अ डीपर प्रॉब्लम. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ द चाइल्ड हैज़ नॉट डेवलप्ड रेजिलियंस ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम kindergarten till 10th standard. So ये एक standalone problem नहीं है. So just if we just give a simple advice to parents, how to make their kids resilient? By recognizing and acknowledging कि एक boundary है, उसके beyond आपने बच्चों की life में over involve नहीं होना. And they can take help of बहुत सारे psychologist हैं, child psychologist. अब तो mandatory हो गया स्कूल में psychologist का होना. Pediatricians हैं, बहुत सारे लोग हैं. Do they have child psychologists. From what age they have? Throughout. So even from like kid जो kindergarten, yes. Kindergarten. Yes. So अब तो NCERT का mandatory है. Well, that was so अब शायद इस एपिसोड को सुनने के बाद सास बहू के झगड़ों में कुछ तो कमी आएगी. So now coming to self awareness, emotional check-ins, we already discussed कि lot of. So any particular tool you would like to say, or rather we should wait for your AI tool because we are talking about the let us see. We are talking about the Indian scenario, correct. Right? So वो let us see, because it is not about कि AI बना लिया और वो launch हो गया. It is also about what sort of data is being generated. क्योंकि हम सबके लिए सब learning experience है. This is new for everything. So what are the self available assessment tools? भले वो इंटरनेट पे कोई प्रिंट आउट लेकर के हम भर सकें. बहुत सारे scales हैं. बहुत सारे so somebody who is feeling overwhelmed or want to go कि मतलब just to check.
So सी which tool मेरे they से अगर can- आप पूछोगे तो मेरा पर्सनल लेवल पे एडवाइस ये रहेगी कि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से अप्रोच करो, किसी भी काउंसलर को अप्रोच करो। और आज की डेट में स्पेशली इन मेट्रोज एंड सिटीज़ तो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। सो ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल, हैव अ ह्यूमन इंटरेक्शन। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में Because lot of things are also एक्टिवेट available. चल रही होती हैं। Lot of things are available on अभी WhatsApp टाइम में कि WhatsApp पे हम कंसल्ट कर लेते हैं. ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ये कोविड ने हमें सबको सिखाया है, वर्क फ्रॉम होम डिड नॉट वर्क। Agree. कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करना बहुत फाइनेंशियली वायबल था। ऑफिसेज नहीं रखनी, लोगों को बुलाना नहीं, बिठाना नहीं, सब अपने घर बैठे हैं, इंटरनेट पे काम चल रहा है। बट क्या काम चल रहा था, क्या एफिशिएंसी थी, क्या प्रोडक्टिविटी थी? इट डिड नॉट वर्क। हमारी प्रैक्टिस में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेलीमेडिसिन की परमिशन मिली, पर क्या हमारे को रिजल्ट्स हैं? नहीं. वी आर कॉलिंग द पेशेंट्स टू द क्लिनिक फॉर पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। So going to a practitioner, talking to them, having a screening by face to face with a professional is a good idea. भाई आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में कुछ आवाज़ हो रही है, आप उसको मैकेनिक को फ़ोन पे ले लेते हो, वीडियो पे ले लेते हो और बोनट लेकिन- खोल के बैठ जाओ तो वो काम नहीं चलेगा जब तक उसको हाथ नहीं लगाएगा, उसको चेक नहीं करेगा, अपने एक्सपीरियंस को मटीरियलाइज नहीं करेगा, तो आपको वर्कशॉप पे जाना ही पड़ेगा। Anxiety versus panic attack. एंग्जाइटी अगेन फिर से मैं बोलूँगा कि एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, अगर वो एक बेसिक एंग्जाइटी है बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन, एंड इट विल रिमेन मैनेजेबल। मुझे किसी बात को लेकर एंग्जाइटी हुई और मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो एंग्जाइटी सेटल हो गई। सो इट इज़ जस्ट अ फिनोमेना, इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक इज अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वो एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। उसमें बिना मतलब के, बिना किसी कारण के या किसी कुछ छोटे से ट्रिगर से आपकी एंग्जाइटी, आपकी हार्ट बीट, आपकी पैल्पिटेशन, आपकी ब्रेथलेसनेस इतनी बढ़ जाएगी, आपको लगा कि मेरे प्राण अभी जाने वाले, आई एम गोइंग टू डाई, एंड यू रश टू एन इमरजेंसी। तो उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक। And कई बार लोग इसको हार्ट अटैक समझ के भाग रहे होते हैं. ज़्यादातर वैसे ही होता है, And इसीलिए then वो lot of इमरजेंसी में आते हैं। places where they go to emergency, they go into that loop of getting ECG and वो तो फिर करना ही पड़ता है, बिकॉज अगर आप हार्ट को असेस भी नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पैनिक अटैक है? okay. पैनिक अटैक का तो कोई टेस्ट है नहीं। अगर आपने सब कुछ रूल आउट कर लिया, यू रियलाइज कि इट इज़ जस्ट एन एंग्जाइटी। Dr. Sameer, I think just like any other Doc Talk show, this episode has been all over the place, totally unstructured. लेकिन इस सबके बीच में से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो शायद व्यूअर्स को कहीं ना कहीं यूजफुल रहेंगी. एंड अल्टीमेटली दैट्स अ पर्पस दैट व्हेन जब दो डॉक्टर बैठ के बात करते हैं किसी एक स्पेशलिटी के बारे में, सो दैट इज आई एम हैप्पी कि दिस एपिसोड इज ऑल्सो कम सेम वे. आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड. सो कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा था मैंने नोट डाउन की थी, नहीं मिस करनी चाहिए. वन थिंग इज डीलिंग विद द एंड ऑफ लाइफ, because I see more and more almost none of the deaths happen at house these days. और दिक्कत ये होती है कि फैमिलीज़ के लिए ये आइडेंटिफाई करना, ये एक्सेप्ट करना कि नाउ से माई फादर मदर इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर, और वो सडनली स्टार्ट्स गोइंग टू ब्लेम गेम, और दैट रिजल्ट्स इनटू सो मच ऑफ chaos. What's your suggestion on this, and how should somebody understand कि इस सिचुएशन को कैसे कैसे सिंपली एक्सेप्ट करें? सो एंड ऑफ लाइफ में एक एस्पेक्ट है एंड ऑफ लाइफ केयर, जो कि इंडिया में आज की डेट में आई थिंक मोस्ट अंडर डेवलप्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर भी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है कि आप घर ले गए और घर पे आपने रखा और आपने ऐसी हाई क्वांटिटी और हाई क्वालिटी वाली पेन किलर्स दी और आपने क्लाइंट को, पेशेंट को बहुत एंड तक जो है कंफर्टेबल रखा और फाइनली दे पास अवे। सो हमारे पास ना वैसा कोई सिस्टम है, ना हमारे पास वैसे मेडिकल में अभी कोई बैंडविड्थ है। तो ग्रीफ की प्रोसेस जो है इससे लिंक हो जाती है। एंड ऑफ लाइफ केयर में जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं। सो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बाद में, जब आप इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो एंड योर लव्ड वन हैज़ पास्ड अवे। उसके बाद हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होनी ज़रूरी है। सो ग्रीफ प्रोसेस में जो दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन इज़ दैट द फैमिली, आजकल लिमिटेड फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सब लोग दूर दूर हैं।
सोशल लेवल पे वो जो कनेक्ट जो आज ख़त्म हो गया वो होना बहुत ज़रूरी है. उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन. सेकेंड, जो इंडिविजुअल लेवल पे हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू गो थ्रू दोज फेजेस. सो सपोज कोई व्यक्ति है जिसको क्रॉनिक बीमारी है, सो फैमिली मेम्बर्स को, लव्ड वंस को काफ़ी समय व्यक्ति के साथ मिल जाता है जहाँ पे ग्रीफ प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है. आपको पता होता है कि ये व्यक्ति अब is approaching their end and you start going through the grief process. Sudden deaths may it takes 6 to 8 months nearly after that to settle down and accept the fact. इसीलिए फिर से मैं कहूँगा कि फैमिली का और सोसाइटी का रोल है, बट क्योंकि अवेलेबल नहीं है लोग एक दूसरे के लिए, तो फिर बात काउंसलिंग के लेवल पे आ जाती है. सो एंड ऑफ लाइफ केयर में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास अब साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खुद भी करते हैं और साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं for grief counseling. It's amazing to see how much what's the power of a brain. क्योंकि वहीं से जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्रेन, और उसकी जो डायमेंशंस हम बोलते हैं जिसको मन बोलते हैं. Correct. सो वो यू हैव सीन द मूवी कॉल्ड लूसी. Yes. तो इनफैक्ट कहते थे कि हम कुछ एक वो होता था ना 1% कि हम अपने ब्रेन का कितने परसेंट यूज करते हैं. Correct. इसका कुछ एक्चुअली कोई तरीका है चेक करने का कि ये जस्ट नहीं. परसेप्शंस हैं? Perceptions है, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट के लिए टू बी एबल टू डिटरमाइन कि कितना, कौन सी फैकल्टी और कौन सा एस्पेक्ट और कौन सा न्यूक्लियस ब्रेन का कितना लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए कोई उसको नीडल बेस्ड, स्कैन बेस्ड टेस्ट नहीं है. वी डू न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जहाँ पे हम ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फेयर्स में फ्रंट पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब, चारों लोब्स के इंडिविजुअल फंक्शंस चेक करते हैं. बट हम उसमें टेस्ट में हमेशा रेफरेंस रेंज देते हैं, एवरेज फंक्शन, बिलो एवरेज फंक्शन एंड अबव एवरेज फंक्शन. और वो मास डेटा से कंपैरिजन है, बट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपनी ब्रेन में किस लेवल पे कैपेसिटी है वो आज तक किसी को नहीं पता. देन हाउ डज आज के टाइम में हाउ रिलेवेंट इज IQ? व्हाट इज IQ टेस्टिंग देन? सो IQ टेस्टिंग की रेलेवेंस कम हो गई. IQ टेस्टिंग की रेलेवेंस बहुत कम हो गई है. अब वो एक फिगर के लेवल पे रह गया है. बिकॉज आई रेड समवेयर कि इट हैज बीन एक्चुअली, एक तरीके से होता था ना बॉडी शेमिंग, उस तरीके से IQ एक अलग एक किसी क्राइटेरिया पे बना था, एंड दैट हैज बीन नेगेटिवली यूज्ड समटाइम, क्योंकि किसी का IQ कम निकला और ज्यादा. IQ की रेलेवेंस तब है जब क्लिनिकली आप मेंटल रिटार्डेशन को टेस्ट कर रहे हो और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे रहे हो. अदरवाइज का रेलेवेंस ही नहीं रह गया IQ का. अगर किसी का IQ 100 है और किसी का 125 है, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस अगर उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज ग्रूम नहीं कर पा रहे आप? 100 IQ वाला 125 IQ वाले से बहुत ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन गेन करेगा और नॉलेज गेन करेगा अगर उसको वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो. So IQ से ज़्यादा EQ has become more important nowadays. What is EQ? EQ is emotional quotient. आपकी रेलेवेंस, एम्पैथी लोगों के प्रति और सोसाइटी में किस तरह का आप रोल प्ले करेंगे, it is the functional component of how you are going to perform in the society. Yeah, because it's fact, every kid who was the brightest in the class is probably not the best in the life. No. And a lot of time those who were just simply average or sometime below average in the class, they are one of the doing the best in the life. Correct. इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखोगे सिर्फ स्पेसिफिक रोट लर्निंग से, मेमोरी से नॉलेज नहीं बनती. नॉलेज बनती है लाइफ के वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को गेन करने से. सो पीपल रियली स्टार्ट लर्निंग व्हेन दे इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा इन द वे वी आर टीचिंग चिल्ड्रन. वी हैड दिस डिस्कशन इन फ्यू ऑफ मोर एपिसोड्स आल्सो कि जो हमारा एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बना था कि याद करो और उसके बाद उसको लिखो, नाउ विद AI सडनली व्हेन योर नॉलेज इज एक्चुअली अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स लाइक दिस, बुक्स में भी नहीं, अब तो इमीडिएटली एवरीथिंग इज देयर. What is much more important is how you do what we say is you prompt engineering, how you ask question. Correct. What question you ask and how you interpret it. Correct. So you think very soon we are going to totally change how how a normal examination is happening? करना चाहिए, application based होना चाहिए, rather than how much you have actually remembered from what you read in terms of facts, rather than application of the fact. Because I think अभी अगले 10 सालों में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा कि जो टॉपर है
अभी तो फिर भी एक प्रेडिक्टेबल होता है कि एग्जाम में जो पास किए और टॉपर निकले वो शायद आगे थोड़ा सा अच्छा करेंगे, बट क्योंकि उनको एसेस करने का सिस्टम एकदम ही अलग तरीके का है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू यूज दैट नॉलेज इन लाइफ इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट. There is going to be drastically change how exam result is, maybe toppers are going to perform in future. Correct. And there is a very strong need how to restructure these examination processes. Correct. So Dr. Sameer, एक क्वेश्चन जो लगभग हर प्रैक्टिशनर से मैं पूछता हूँ who is sitting here on this couch. What is your message for those जो आज के समय में या तो MBBS कर रहे हैं या फिर who are deciding now कि how to take their career in psychiatry as a future? साइकेट्री का जो एक्सपोजर है मेडिकल साइंस में 4.5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप में आई वुड से कि बहुत ही लिमिटेड है. मतलब कुछ ओरिएंटेशन भी हुई भी है कि अगर आप कुछ नहीं बहुत पता. ही मोटिवेटेड हो तो शायद वो पोस्टिंग कर लो जा करके, इंटरेस्ट से क्लिक कर गया तो क्लिक कर गया. क्योंकि हर हॉस्पिटल में सेटिंग होती है कि अगर आप पोस्टिंग नहीं करोगे तो भी वो अटेंडेंस मिल जाएगी. करेक्ट. सो जब आप साइकेट्री के बारे में जानना चाहते हो, सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू टॉक टू समबडी हु इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग. और आज की डेट में कोई भी मेडिकल स्टूडेंट अगर उठ के आता है और हमारे साथ बैठता है, टाइम स्पेंड करता है, तो हमें खुशी होती है सबको कि भाई कोई, जैसे आप वैस्कुलर सर्जन हो, कोई आ रहा है कि मैं आगे फ्यूचर में ये सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में ये थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है. सो एटलीस्ट यू कैन शेयर योर जर्नी विद दैम एंड लेट देम चूज फॉर देमसेल्व्स. तो किसी ना किसी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड देर आर डिपार्टमेंट्स, आपके मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, यू कैन एक्चुअली गो आउट ऑफ द वे एंड लर्न अबाउट दैट फ्रॉम देम. दूसरा, इंटर्नशिप में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने से भी पता लग जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप में यू गेट टू सी पेशेंट्स, दे विल अलाउ यू टू टॉक टू पेशेंट्स. सो एक नॉलेज भी होती है कि कई बार जब हम करियर डिसाइड कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि ये फ्लैशी है कि नहीं है, पैसा अच्छा है कि नहीं, रिकॉग्निशन अच्छी है कि नहीं है, और ओवरऑल इफ आई टेक दिस वेयर आई एम गोइंग टू बी फाइनेंशियली एंड एज अ सोसाइटी, वेयर आई एम गोइंग टू बी देयर. So Dr. Sameer is very well available. I think we'll be posting his Insta and accounts, and anybody who can search him can directly reach out to him. So with the current burden of I think recognized burden of mental health, it's an amazing branch. True. So well, Dr. Sameer, it was amazing. बहुत सारी बातें की mental health, इतने aspects निकले. Being a clinician myself, almost near to 17-18 years. आई मस्ट से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आज मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इट विल मेक मी अ बेटर क्लिनिशियन. एंड बहुत से लोगों ने जिन्होंने इस एपिसोड को अभी तक एंड तक देखा है, उनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि देयर इज़ नो, इफ़ यू फील ओवरवेल्म्ड, इफ़ यू फील समथिंग इज़ नॉट राइट, देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प. क्योंकि जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो वो शायद दिमाग में एक जो क्वेश्चन बैठा था, हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं, लेकिन सामने वाले के पास बिना दवाओं के साथ ही उसका सॉल्यूशन है. सो थैंक यू डॉक्टर समीर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.